Good evening, everyone. मेरी आवाज सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके। आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, और जब जरूरत होगी तब मैं आप लोगों से बोलूंगा। खुद ब खुद आप लोगों को म्यूट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से म्यूट कर दूंगा, ठीक है? दूसरी बात, लेक्चर 4 लिखा हुआ है, ये सीक्वेंशियल। अगर आपको लग रहा हो कि लेक्चर 1 से शुरू होना चाहिए था, तो चूंकि जो लेक्चर हो चुके हैं, 2-3 लेक्चर हुए थे शुरू में, लेकिन उस वक्त क्लासेस जो थी वो पूरी तरह बन नहीं पाई थी, कुछ बच्चे एनरोल कर रहे थे, तो उस वक्त हुई थी। तो ये नंबर सिर्फ इस वजह से है कि ये 4th लेक्चर है, ठीक है? बाकी रिवीजन में आपको मैं शुरू से ही बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। रिवीजन इसीलिए लिखा हुआ है कि लेक्चर 3 तक का जो भी चीज़ है मैं शुरुआत से बताऊंगा, ठीक है? तो इस पे ना जाए आप लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। चूंकि क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को मैकेनिक्स, क्योंकि ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिजिकल बॉडीज की, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हमें आती हैं, लेकिन जब हमसे कोई पूछता है तो हमें लगता है कि तो इतना नहीं सोचा या इतनी बात नहीं पता, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती हैं। तो हमारा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। तो हमारा जो लेक्चर का डिवीजन है बेसिकली इस तरीके से है कि 100 आवर्स लगभग हम लोग आपके साथ रहेंगे, और हम लोग साथ रहेंगे, और 100 आवर्स में हम कोशिश करेंगे आपके लिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स दोनों पोर्शंस को खत्म कर पाए। तो जो टारगेट है वो 20 आवर्स लगभग न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए रखा हुआ है, और 80 आवर्स आपका कोर क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, ठीक है? तो सिलेबस आप लोगों को जितना भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो सब ऑलरेडी डिस्कस है। मैं वैसे आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आज से क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, वहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कुछ परिभाषाओं पे जाते हैं। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, मैकेनिक्स क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर साइंस की, तो साइंस इज बेसिकली ए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी नॉलेज इज नॉट साइंटिफिक। कोई भी आपको नॉलेज अगर है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है, तो वो साइंटिफिक होगी या नहीं होगी, ये उसकी स्टेप्स पे डिपेंडेंट है। तो साइंस हैव सम स्टेप्स, और वो स्टेप्स क्या है, वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड अगर है तभी वो नॉलेज क्या है, साइंस। साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना ही नहीं है। साइंस आप देखें तो पॉलिटिकल भी साइंस होती है, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, है ना, लाइफ साइंस, सारी जिसमें भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो होती है वो साइंस। वो स्टेप्स कौन कौन सी है? एम। एम आप लोगों को पता होगा कि एम बेसिकली क्या है। विदाउट एम यू कांट स्टडी एनीथिंग एल्स। तो विदाउट एम, सबसे पहला एम होना चाहिए, एम या ऑब्जेक्टिव। तो आपके पास जरूर ऑब्जेक्टिव, आप भी कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एम पता होना चाहिए। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल जब कभी भी करे होंगे, चाहे 11th क्लास में, चाहे 12th क्लास में, या बीएससी में, या एमएससी में, तो वहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं वो साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, और उसकी फर्स्ट स्टेप होती है एम। तो एम हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंट का एम होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए कैरी फॉस्टर्स ब्रिज लिखना है, तो कैरी फॉस्टर्स ब्रिज का क्या यूज है, क्या मतलब हमें उसमें से क्या निकालना है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो हमें एम डिसाइड करना होता है सबसे पहले। उसके बाद एम के बाद होता है हमारे पास एपरेटस यूज्ड। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो चीजें होती है हमारे पास, तो वो हम लिख लेते हैं, लिस्ट आउट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ना, थ्योरी क्या है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, टेबल बनाते हैं, फिर रिजल्ट लेते हैं, फिर रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं, एरर एनालिसिस करते हैं, और लास्ट में प्रीकॉशंस लिखते हैं। वही स्टेप्स बेसिकली साइंस की, जो ये स्टेप्स को फॉलो करेगी नॉलेज, वो साइंस। तो कम शब्दों में अगर कहें, फ्यू वर्ड्स ये है कि ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है? तो ये केवल आपकी लाइफ में भी आपको उतारना है। बेसिकली आप लोग जो भी, जैसे आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो विदाउट एनी एम आप तैयारी नहीं कर रहे हो। आपके पास एक एम हो कि भाई हमें नेट क्वालिफाई करना है या जेआरएफ लेना है। फिर आप लोगों ने बिल्कुल उसी स्टेप्स को अगर देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने तलाशा होगा कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और क्या हमें इकट्ठे करने। उन रिसोर्सेज में बुक्स हो सकती है, कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं, आपकी खुद की नॉलेज हो सकती है, नोट्स हो सकते हैं, तो वो सब चीजें। उसके बाद आप लोग परफॉर्म करते हो, पढ़ते हो, और बाद में आपका क्या आता है, रिजल्ट। और उसके बाद उस रिजल्ट की एनालिसिस करते हो। जिन लोगों का हो जाता है वो तो अच्छा है, जिनका नहीं होता है वो लोग एरर ढूंढते हैं, कहाँ गलती हो गई, और बाद में फिर उन्हीं प्रीकॉशंस का ध्यान रखते हो, रिपीट करते हैं। भगवान न करे आपका रिपीट हो, लेकिन है वही तरीका। तो लाइफ जीने का भी तरीका एक बड़ा साइंटिफिक होगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा लाइफ जीने। दूसरा, अगर साइंस की एक ब्रांच कहें तो फिजिक्स। फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड इट्स मेन गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। मतलब बेसिकली नेचर की स्टडी, नेचर कैसे बिहेव करती है इसकी स्टडी हमें करनी है, वो ब्रांच है फिजिक्स। और फिजिक्स की कोई लिमिट नहीं। फिजिक्स की अगर आप देखते तो देयर इज नो बाउंड्री ऑफ फिजिक्स। आप जहां देखें, आप सर उठा के देखिए, पंखा चल रहा है फिजिक्स की वजह से, फिजिक्स में इन्वॉल्व। तो जहां भी आप देखेंगे, जहां भी आप सुनेंगे, समझेंगे, वो सब फिजिक्स की कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होगी। तो क्योंकि नेचर है, तो स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स। बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल साइंसेस। आई थिंक आपको ये दोनों वर्ड्स प्रिपेयर, मतलब ये फिजिकल साइंसेस आप जो तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट का नाम क्या है, फिजिकल साइंस, क्योंकि नेट का एग्जाम फिजिकल साइंस में होता है। और फिजिकल साइंस क्या है बेसिकली, जिसकी एक बाउंड्री,
आपको सिस्टम कहीं ना कहीं मैं ये हिंट देना चाह रहा हूँ कि जो लोग केवल फिजिक्स पढ़ते रहते हैं उन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोग बहुत रिजिड होते हैं कि नहीं हमें ये चीज समझनी है, ये वाली इक्वेशन का हमें मतलब निकालना ही है, तो ऐसे लोग भी सक्सेसफुल रेट कम होता है उनका। तो सिस्टमेटिक होना आपके लिए बहुत जरूरी है। यू शुड बी सिस्टमेटिक। और सिस्टमेटिक में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपका कोर्स कंटेंट। जिस कोर्स को करने के लिए उन्होंने बोला है, जिस सिलेबस को उन्होंने बोला है, उस सिलेबस पे आप फोकस करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप सिलेबस से ज्यादा इतर जाएंगे, परे जाएंगे, तो आपको दिक्कत होगी। तो यू शुड बी कन्फाइंड टू योर सिलेबस हमेशा। हर किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, केवल क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए ही नहीं बोल रहा। ठीक है, मेरी आवाज सभी को क्लियर है? एक दो बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शुरुआती टाइम में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, हमारी लगातार क्लासेस होंगी, इसीलिए रुकी हुई थी इतने दिनों से। ठीक है, अगर मेरी तरफ से ब्रेक नहीं हो रही, आई थिंक किसी और बच्चे को भी लग रहा है ऐसा ब्रेक हो रही है? नहीं हो रही सर, ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा बेटा, थोड़ी ब्रेक अगर हो तो उसको आप मान के चलो कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम लोग इंडिया में थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी नेटवर्क का इशू। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो तो मुझे बता, नेटवर्क का इशू होगा इसलिए हो रही है, वैसे सबको मैक्सिमम लोगों को नहीं हो रही। कोई बात नहीं बेटा, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा आप अपने आप को ये सोच के चलें कि थोड़ी देर बाद स्टेबल हो जाएगा। अगर बिल्कुल क्लियर ना हो तो मुझे जरूर बताना। और दूसरी बात, आपको कोई भी चीज बीच में पूछनी है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे आप ऑफलाइन क्लास में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, वहां पर हाथ खड़ा करके आप लोग पूछते हैं कि सर मुझे पूछना है, यहाँ पे भी आप हाथ राइज कर सकते हैं, यहाँ पर हैंड राइज का ऑप्शन है। आपने मैं आपसे पूछूंगा, बाकायदा बातचीत करूंगा, जिस तरीके से भी आपको समझना होगा उस तरीके से समझाऊंगा। तो यू आर वेरी फ्री। बिल्कुल ऐसी बात है, बस हम आपको देख नहीं सकते, आप हमें देख नहीं सकते, इतना ही बस इसमें डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसे समझे जैसे आपके किसी अपने से फोन पर बात हो रही, ठीक है, और उससे बेहतर हो रही। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स के बाद हम मैकेनिक्स की। फिजिक्स की ये ब्रांच जो मैकेनिक्स जब भी कभी आपको हम बोलेंगे मैकेनिक्स, तो हम वहां पर बात कर रहे होंगे क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। हालांकि मैकेनिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मैकेनिक्स बेसिकली किस डेफिनेशन अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। अगर वो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट है तो थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल मैकेनिक्स कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? द एरिया ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। अगर यही माइक्रोस्कोपिक हो जाए, नैनोस्कोपिक हो जाए, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स है ना। तो मैकेनिक्स को आप सब डिवाइड कर सकते हो, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो अदर branches. So this figure can explain what I am talking about. तो क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक थ्योरी जो भी है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स अगर मैं इस एक्सिस पर स्पीड को रखूं और ये इस एक्सिस पे साइज को रखूं, तो जिन ऑब्जेक्ट्स का साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, साइज ज्यादा है, ज्यादा का मतलब मैक्रोस्कोपिक, और स्पीड कम है, कम कितनी? एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से बहुत कम है, फार फार लेस देन 3 × 10⁸। तो वो जो स्टडी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मतलब जो कुछ आपके आसपास हो रहा है, पंखा चल रहा है या आप खुद चल रहे हैं, कार चल रही है, साइकिल चल रही है, वो सब क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आए। और वही स्पीड बढ़ जाए इन सब चीजों की, वही साइज वही है, मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो मैकेनिक्स आएगी क्या? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब साइज कम हो जाए, एटॉमिक लेवल का साइज हो जाए, तो क्वांटम मैकेनिक्स। अगर कम स्पीड है, ज्यादा स्पीड है तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो हमारा सिलेबस क्या है? इसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ये हमारा सिलेबस है। इस क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़ेंगे, है ना, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और ये सब कुछ चीजें। ठीक है, यही सिलेबस है आप लोगों का। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। स्टेबल हुई आवाज? हाँ सर। ओके ओके, अब सब लोग म्यूट कर लें। बहुत मजा आएगा आप लोगों को और अच्छा भी लगेगा ये, मतलब हम कोशिश पूरी करेंगे, बाकी आप लोग तो खुद ही फीडबैक देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में भी और अंदर घुस जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे तो 9th क्लास में पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं 9th क्लास क्या, 9, 10th, 11th, 12th बीएससी 3 साल की और एमएससी 2 साल की, लगभग 9 साल होते हैं, 9 ईयर्स। आफ्टर 9 ईयर्स अगर आप नेट का सिलेबस जानते होंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके नेट के सिलेबस में पहली लाइन क्या लिखी हुई, किसी को पता है? नेट के सिलेबस की पहली लाइन क्लासिकल मैकेनिक्स की न्यूटन्स लॉ। और आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ कब पढ़े? 9th क्लास में। तो वो इसका मतलब ये होगा कि सीएसआईआर अच्छे से जानता है कि न्यूटन्स लॉ अभी भी पूछेंगे तो बच्चे गलती करेंगे। इसका मतलब 9 साल का खेल जो है वो अभी भी वो कह रहे हैं कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो इसलिए हमें सही से और शुरू से फिर से पढ़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि सर इतनी छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, पता नहीं बड़ी चीजें बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और आप लोग बिल्कुल अंत में जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप छोटी भी चीजें पढ़ी और बड़ी भी चीजें पढ़ी, बहुत कनेक्ट हो पाए। ठीक है, ओके। चलिए क्लासिकल मैकेनिक्स को फर्दर क्लासिफाई करें तो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। हम लोग जब पढ़ते थे तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स मैथमेटिक्स में भी पढ़ाई जाती थी। आई थिंक आप लोगों ने भी बीएससी में पढ़ी होगी मैथमेटिक्स, है किसी के सिलेबस में? यस सर। हाँ सर। ओके, तो और भी मजा आएगा। अच्छा, कुछ लोग बार बार मैसेज लिख रहे हैं कि ब्रेक हो रही है आवाज। नहीं हो रही। नो सर, नहीं हो रही सर, नहीं हो रही है। ओके ओके बेटा, ओके। ऐसा है ना, देखो आप ये जरूर ध्यान रखें, सुन ले बेटा, सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। अगर आप लोगों को लगता है कि ब्रेक हो रही है आवाज
तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मेरी तरफ से आवाज सही नहीं जा रही होगी या आप तक सही नहीं पहुंच रही हो। तो उस बेनिफिट ऑफ डाउट को हमेशा ध्यान में रखें और थोड़ी देर इंतजार करें, क्योंकि दोनों का कनेक्शन प्रॉपर होगा तभी हो पाएगी क्लास, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ओके चलो। तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी होगी, और मैथमेटिक्स में इसलिए पढ़ाई जाती थी, कोई बता सकता है मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ाई जाती थी स्टैटिक्स और डायनामिक्स? कोई एक बच्चा बोले। डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करने के। ओके, इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं मैकेनिक्स की ब्रांच में चीजें कहां पर आके मैथमेटिक्स के सहारे रह जाती हैं, जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाए या इंटीग्रल वाला पार्ट आ जाए। इट मींस थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ मैथमेटिकल स्किल अगर आपके अच्छे हैं तो आपको मैकेनिक्स में कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो मैथमेटिक्स जिन लोगों की क्लियर नहीं है उन लोगों को मैं पहले भी बताया हूँ और फिर बता देता हूँ कि आप लोग 12th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक्स एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें, जिसमें इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, मैक्सिमा, मिनिमा, कैलकुलस में जो कुछ मटेरियल था, एपी, जीपी, एचपी, बाइनोमियल थ्योरम कब कब लग सकती है, कब नहीं लग सकती है, इन सब चीजों को जल्दी जल्दी 2 दिन के अंदर रिवाइज कर लें। आप लोगों के पास अगर नहीं हो तो आपके किसी रिलेटिव के पास हो, किसी बच्चे के पास हो, तो उसको देखने के लिए 2 दिन के लिए मांग लो कि हाँ भाई ये देखना। वरना एनसीईआरटी की बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में, मुफ्त में, और आप उनको देख लें एक बार, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये लग जाएगा कि मैथमेटिक्स भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों के बेसिक कांसेप्ट अच्छे नहीं होते, आप लोगों के क्या इन्वॉल्व, अगर मैं अपने आप को इंक्लूड कर लूं तो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स से बेसिक 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 कर दूं अगर, तो बेसिक्स किसी के भी बहुत मजबूत नहीं होते। और जो ये कहता है कि मेरे को बहुत अच्छा बेसिक्स आते हैं, वो समझो वो ये जानता है कि वो उसको कुछ नहीं, मतलब ये समझ लीजिए अगर किसी को ये पता है कि उसे पता है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, थोड़ा थोड़ा जो भी कुछ आप सीख सकते हैं आप 12th क्लास की बुक से आप जल्दी जल्दी सीख लें। और रही कसी कसर अगर आप लोगों को बेसिक्स में लगती है तो एससी वर्मा की बुक आप लोगों ने 12th क्लास में एससी वर्मा की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 जिनके पास नहीं हो वो खरीद ले, अगर नहीं खरीद सकते तो ऑनलाइन से डाउनलोड करने की कोशिश कर लें। आजकल मूवीज वगैरह सब लोग, वेब सीरीज वगैरह सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक बुक भी छोटी सी डाउनलोड कर सकते हैं, ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो एससी वर्मा की आप एक बुक रखें अपने पास, इवन उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। वॉल्यूम 1 आप ले लेंगे तो मैकेनिक्स उसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा। ये इसलिए कि इनिशियल स्टेप में आपको कुछ चीजें नहीं आती होंगी तो वो आपको ये सिखा देगी, बाकी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ आप चलोगे कुछ मैं चलूंगा, कुछ इस बुक के सारे चलते रहोगे, हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक्स की अगर बात करें तो स्टैटिक्स को तो हम पढ़ेंगे जहां पर बॉडी क्या हो रेस्ट में, ठीक है। रेस्ट में कब रहेगी ये न्यूटन्स लॉ में हम पता चलाएंगे। डायनेमिक्स को अगर फर्दर क्लासिफाई करें तो डायनेमिक्स भी 2 तरीके से पढ़ी जाती है, एक तो इस तरीके से पढ़ी जाती है बिना ये जाने कि कैसे हुआ, ये केवल ये जानते हैं हो रहा है बस, जैसे इसकी स्पीड इतनी है, इसकी इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन इतना है, केवल इतना जानना कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है शब्द अगर नहीं है तो काइनेमेटिक्स, और अगर क्यों का एक आंसर उसमें जोड़ दें क्यों हो रहा है ऐसा तो काइनेटिक्स है। तो ये देखिए एक एक करके डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्टैटिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ बॉडी एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस दैट आर इन इक्विलिब्रियम। दूसरा, डायनामिक्स इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। काइनेमेटिक्स इट डील्स विद मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। फोर्सेस ही कारण है बिना ये कारण जाने, और जब इट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी कंसीडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अभी कई सारे लोगों के दिमाग में एक शिकायत आने लगी होगी, जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं अब इसमें पढ़ा रहा हूं तो इसलिए पता चल रहा है कि भाई बच्चों के अंदर क्या क्या फीलिंग्स आती है। तो कुछ बच्चों के अंदर ये फीलिंग आ रही होगी कि सर अगर आप ये चीजें अगर बोर्ड पर लिख देते तो हमें और समझ में आती। तो मैं बता दूं बेटा कि बोर्ड पे बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सादा पेपर पे आपको लिखूंगा सब चीजें पेन से, लेकिन ये चीजें चूंकि बहुत सिंपल है इसलिए इनको पहले से प्री राइटिंग कर रखी है, तो इन चीजों को मैं इसके जल्दी जल्दी हो जाए इसलिए ये चीजें मैं बता रहा हूँ। बाकी चीजें मैं बाकायदा लिख कर ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि ये पीपीटी पे ही चलता रहेगा, क्या कई लोगों का क्वेश्चन आता है तो पीपीटी पे बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल जैसे आप लोगों को बोर्ड पर लिखा जाता है मिटाया जाता है, इसमें एक फायदा है, बोर्ड पर लिखा जाएगा लेकिन मिटाया नहीं जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। सर हमें भी लिखना है क्या ये? नहीं बेटा आपको लिखने होते, लेकिन आप लोग नोट्स बनाएंगे, ये आपके पास सेंड होगी, यही पीडीएफ आपके पास जाएगी। नोट्स बना रहे हो उन्हीं में सर ऐप पे तो डालेंगे ना आपके सब? हाँ बिल्कुल सब कुछ ऐप पर पड़ेगा, लाइव वीडियो नहीं सर, जो इसका लेक्चर है वो डालेंगे ना? लेक्चर भी ऐप पर मिलेगा। सर नोट्स में लिखने हैं क्या ये? आपने जो भी बताया नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। बिना नोट्स, हाँ नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर है। इन चीजों को आप लोग साथ में मत लिखो, अगर लिख सकते हो तो लिखो, अदरवाइज क्या है ना कि इन चीजों में बहुत टाइम लगा देंगे ना तो फिर ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स बीच में पड़ जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, तो यहाँ नहीं रुकेंगे, लेकिन आगे आप लोग जब पहुंच जाएंगे तो आपको बकायदा टाइम दूंगा, आप लिखते रहना, मैं समझाता रहूंगा। ओके सर थैंक यू। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है, 9th क्लास का अगर सिलेबस होता केवल तो चलते रहने देते 100 घंटे तक, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शंस है ना कुछ, तो उसी रेस्ट्रिक्टेड माहौल में हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज ग्रोथ करनी है। चलें आगे? यस सर। चलो बेटा, तो हाउ ऑब्जेक्ट मूव काइनेमेटिक्स में हम समझेंगे, व्हाई ऑब्जेक्ट मूव्स ये इसमें हम काइनेटिक्स में समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, काइनेमेटिक्स को हम आगे पढ़ाते हैं। काइनेमेटिक्स ही आप लोगों की 11th क्लास का पहला चैप्टर होता था, जिसको हम लोग मोशन इन 1D और मोशन इन 2D से जानते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रेजुरेखीय गति हिंदी में बोलते थे, मोशन इन 1D मतलब मोशन इन डायरेक्शन। तो मोशन रिप्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन क्या है भाई, किसी भी बॉडी की पोजीशन में बदलाव हो रहा है, इसका मतलब वो मोशन में, यानी चेंज ही मोशन है। आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, तो मोशन रिप्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब दूसरी बात, मोशन तो होती है लेकिन मोशन को ऑब्जर्व कहां से करें? एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन आर नॉट डिफाइंड।
भाई हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को ये नहीं कह सकते वो रुकी हुई है, सार्वभौमिक सत्य ये नहीं हो सकता कभी। मोशन आर नॉट डिफाइंड, मतलब इसका मतलब ये होगा किसी बॉडी को आप देखकर ये नहीं बता सकते वेदर इट इज एट रेस्ट और मोशन। तो एब्सोल्युटली आप नहीं कह सकते रेस्ट में, हो सकता है आपके लिए रेस्ट में लग रही हो लेकिन दूसरे के लिए वो मोशन में लग रही हो। जैसे आप अर्थ का एग्जांपल ले लें, अर्थ क्या है हमारे लिए रेस्ट में, लेकिन अगर आप किसी स्टार से देखेंगे तो आपको पता चलेगा अर्थ भी मूव कर रही है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन तो डिफाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि रेस्ट और मोशन सब रिलेटिव है। और एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन डिफाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि स्पेस होमोजीनियस है। स्पेस होमोजीनियस है, आप कहीं भी बैठ जाओ, ओरिजिन कहीं भी ले लो, आपके लिए फ्रीडम है। You have choice. We can choose any point in space as origin. That it is the meaning of homogeneous. Homogeneous means space में आप किसी भी point को origin choose कर सकते हो. And space is isotropic also. Isotropic means समदैशिक. Homogeneous means समान. Space is isotropic. It means that is we can choose any direction in space as coordinate axis. मतलब आप कहीं भी बैठकर शुरू हो जाए और किसी भी डायरेक्शन को आप coordinate axis मान ले, ये आपकी फ्रीडम है। अब आप कौन सी डायरेक्शन माने, कौन सा ओरिजिन चूज करें, जब फ्रीडम इतनी सारी हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो यहाँ से बात उठती है कि जब एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन डिफाइन ही नहीं है तो वी हैव टू चूज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर बैठकर आपको शुरुआत करनी होगी। इसीलिए जब कभी भी आप कोई प्रॉब्लम शुरू करते हैं तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैटेगराइज अगर करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर कैटेगराइज करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले क्या है? इट इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट फ्रेम। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि जहां से बैठकर आपको क्या करना है, पोजीशन और वेलोसिटीज या मोशन को डिस्क्राइब करना है, डिटरमाइन करना है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कितने तरीके के हो सकते हैं? बहुत तरीके के हो सकते हैं। आपने सुना भी होगा बॉडी फ्रेम, आप लोगों ने सुना होगा इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और भी आपने कई तरीके से नाम सुने होंगे उस लोगों को। सेंटर ऑफ मास फ्रेम सुने? शब्द नहीं? यस सर, लैब फ्रेम। चलिए ठीक है। On the basis of applicability of Newton's law, we can further classify frame of reference into two categories. देखो हम अपने आप को confined कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो आप लोग सिस्टमेटिक नहीं रह पाएंगे, इसीलिए मैंने लिख दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यूटन्स लॉ। अगर जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ वैलिड है वो तो है इनर्शियल फ्रेम्स, और जिनमें वैलिड नहीं है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें न्यूटन्स लॉ वैलिड है ऐसे वही हो सकते हैं जो एनएक्सेलरेटेड हो, और जिनमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते वो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं, जैसे एक्सेलरेटेड लिफ्ट, जैसे अर्थ खुद, जिनमें आप न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं मान सकते। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है तो फिर कौन से लॉ लगाएं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स पे? तो मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल सी बात है। हाउएवर न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, बट वी कैन यूज न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम विद सम मॉडिफिकेशंस। न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड नहीं, लेकिन तब भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, एंड दोज मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड एज स्यूडो फोर्सेस, जिनके बारे में आप जानते हो। there are several types of pseudo forces. Am I correct? Yes. So Newton's laws are not valid in non-inertial frames, but we can make them valid after some modifications in non-inertial frame. तो ये इनके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मोशन ऑफ ए बॉडी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम ये मानेंगे कि आप इनर्शियल फ्रेम में हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। कुछ डेफिनेशंस जो कि आप लोगों को रोजमर्रा आती रहती हैं, जब भी आप कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, डिस्टेंस इतनी चल गया, ये सब जरूरी है। तो ये शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की अगर बात करूं तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यू कैन डिस्क्राइब आइदर वे, या तो डिस्टेंस आप दिखाएं या डिस्प्लेसमेंट से दिखाएं। तो देखिए कैसे दिखाएंगे आप किसी की पोजीशन को, किसी की मोशन को। तो डिस्टेंस क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गया, ठीक है? तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट अगर देखूं तो 5 मीटर्स हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ? 5 मीटर्स। लेकिन अगर डिस्टेंस देखें तो जो पिंक कलर की चला है वो डिस्टेंस चला है 4 + 3 मतलब 7 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है ना। तो द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बट द डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल ट्रैवल एंड हाउ मच एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, ये है डिस्टेंस, कितना लेंथ चला। तो जब कभी भी आप चलते हैं, शुरू करते हैं कहीं से भी चलना, भले ही आप वापस लौटाएं, लेकिन आपका डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? नॉन जीरो रहेगी। तो डिस्टेंस या तो जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी, 0 to इनफाइनाइट। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। नहीं चलोगे तो जीरो, चलोगे तो पक्का पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रोल है। तो जैसे इसमें -∞ से +∞ तक कुछ, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो अब हर बार ये पेड़ बनाकर, घर बनाकर तो दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए ग्राफ पर दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? मान लीजिए P1 पोजीशन से गया, इस पाथ को ट्रैवल करते हुए P2 तक गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा R हुआ। डिस्टेंस कितनी चला? डेल्टा S चला।
और इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, R1 थी, इसकी फाइनल पोजीशन क्या R2 है। तो इसी को बड़ा करके मैं पिक्चर को और दिखाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एस, मतलब एक्चुअल पाथ। और एक्चुअल पाथ आप निकालोगे कैसे भाई, आप कर पाथ की लेंथ कैसे निकालोगे, इसके टुकड़े करो छोटे छोटे, यही तो कहती है कैलकुलस कि आपसे जो नहीं निकल सकता उसके क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो और उन टुकड़ों की लेंथ को गिन लो और जोड़ लो, पहले डिफरेंशिएट करो फिर इंटीग्रल कर दो, जुड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा काम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल डेल्टा एस की डिस्टेंस हो गई, और डिस्प्लेसमेंट तो देख सकते हो आप स्केल से, पटरी से, किसी से भी देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा आर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा आर जो बेसिकली हो गया वो डेल्टा आर तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस हो गया टाइम। अब अगर आ जाओ आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात, तो डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस हुआ है, तो एवरेज स्पीड क्या कहलाएगी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यूनिट टाइम में हुआ चली गई डिस्टेंस क्या है, एवरेज स्पीड, ए एफ बी एवरेज से दिखा देते हैं, और यूनिट टाइम में हुआ डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी। ये डेफिनेशन है, दिस इज नॉट नेचुरल लॉज, दीज आर नॉट नेचुरल लॉज, दीज आर नॉट लॉज। These are definitions। जैसे आपसे मैं कहूं कि V इक्वल टू आई आर क्या है, V वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू आई आर क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। गलत है। मैं चाह रहा था कि आप यही बोले और मैं आपको बोलूं गलत। V इक्वल टू आई आर इज नॉट ओम्स लॉ, इट इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ तो ये होता था V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब आप कहोगे इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर अगर आप R को कांस्टेंट ना माने तो इसी का नाम हो जाता है डायनामिकल रेजिस्टेंस, और ये सेम ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट और सब जगह चलता है, जबकि ये ओमिक सर्किट में ही चलता है। इसका मतलब है V और I के बीच में हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो दोनों में एक अंतर है ना। तो ये डेफिनेशन है और ये लॉ है, वैसे ये डेफिनेशन है ना कि ये नियम है। ये नॉट ए लॉ, नॉट ए लॉ लिख रहा है मतलब लॉ नहीं है कोई, ये हमने ऐसे डिस्क्राइब किया है। जैसे आप एसी को एसी बोलते हो, कूलर को कूलर बोलते हो, ये सब क्या है, आर्बिट्रेरी चॉइस थी, कुछ भी यूज कर लिया चालू हो। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ूं, हाँ सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी शब्द आते हैं, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ भाई, इंस्टेंटेनियस आप तो बता ही नहीं पाओगे क्योंकि ये तो डिस्टेंस अच्छी खासी है। इंस्टेंटेनियस तभी हो सकती है जब डेल्टा टी क्या हो, बहुत छोटा हो। डेल्टा टी बहुत छोटा होने से क्या होगा, ये चली गई दूरियां कम होंगी, चला गया डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि P1 P2 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, या P2 P1 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, P1 एक ही जगह आ जाएंगे। डेल्टा टी बहुत छोटा होने का मतलब है dt हो गया। dt जब लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कितना छोटा, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल सुना होगा आप लोगों ने, हिंदी में बोलते थे इसको अंततः सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डी लगा देना, डेल्टा टी लगा देना मतलब बड़ा सा इंटरवल, ds अपॉन dt, ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड, डी लगा दिया। और आप डेल्टा छोटा करो तो जो स्पीड एवरेज की वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगी dr अपॉन dt। अगेन दीज आर नॉट लॉज, दीज आर डेफिनेशंस। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। ओके Yes, ओके, चले आगे बढ़े। वॉइस ब्रेक हो गई। चलो बेटा थोड़ा धैर्य रखो आप लोग, ठीक है। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक हो रहा हो तो उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करो। चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अगर ब्रेक होने लगी तो फिर कोई एक ही इलाज होता है इसका, फिर कि आप थोड़ी देर वेट करो, और नहीं हो पाए तो क्लास कैंसिल करो। थोड़ा सा होता है, समझ में आता है। ये सर ब्रेक हो जाता है। यस सर, होता है सर। सर थोड़ा नेटवर्क इशू था, एक बार इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी एक्सप्लेन करेंगे दोबारा? हाँ बेटा कर दूंगा। चलो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड में कहना चाह रहा हूँ कि एक ही पॉइंट पर, एक ही इंस्टेंट पर स्पीड निकालनी है, तो डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल। और कितना स्मॉल, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो मींस बस जीरो ही नहीं है, जीरो के इर्द गिर्द है। कितना इर्द गिर्द, अब उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। समझते हो इसका मतलब ना, जब आप लिखते हो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। यस सर। तो लिमिट का कांसेप्ट आप लोगों को पता ही होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं इस सवाल का जवाब क्या है, कोई बताएगा एफ ऑफ 2 कितना? 4 सर। 4 सर। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 4, जबकि इसका जवाब है इंडिटरमिनेट। इंडिटरमिनेट 0 बाय 0 फॉर्म आएगा, मतलब आप इंडेफिनिट आई ट्राई नहीं कर सकते। अब आप कहोगे 4 क्यों बोला? आपने 4 बोला इसलिए क्योंकि आपको लगा, मैंने आपसे ये पूछा कि h if x tending towards 2 what is the value of this expression, तो उसका आंसर तो आपका सही है 4 आएगा। इसका आंसर क्यों नहीं आएगा 4, इधर देखना, x + 2 और x - 2 लिख लें। यस सर। और काट दें या नहीं काटे? काट दें। नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, यही तो दिक्कत है। x - 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि x 2 के बराबर है। और अगर x 2 के बराबर नहीं है, चाहे वो 1.999999 कुछ भी हो, चाहे वो किसी के बराबर हो,
तब आप x-2 और x-2 एक ही जैसा आएगा तो काट सकते हो, इसीलिए वो 4 के करीब आ जाता है। समझ सकते हो बात को, इस बात को? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैलकुलस की बुक उठाएंगे आप लोग, कैलकुलस की बुक उठाएंगे 12th क्लास की, उसमें शुरुआत इसी वाले से करी हुई होगी किसी भी बुक में, लिमिट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल, इसको कहने का एक शब्द यूज करते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। इतना छोटा अगर है तो P1 P2 लगभग यही नहीं आ जाएंगे। यस सर। और जब यही आ जाएंगे तो हम ये कह पाएंगे ना कि ये इंस्टेंटेनियस है। तब हमने ये डेल्टा एस जो दूरियां इनके बीच की बहुत छोटी से दिखाने के लिए डी लगा दिया और टाइम को छोटा दिखाने के लिए डी लगा दिया, बस इतना लिखा है। सिमिलरली डी आर अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और आप यहां पर देख सकते हैं ds अपॉन dt बेसिकली क्या है, st कर्व का स्लोप। st कर्व का स्लोप, स्लोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि dy अपॉन dt को dy अपॉन dx को स्लोप क्यों बोलते थे? क्योंकि y के साथ होने वाला बदलाव है इसमें, x में, या x के साथ y में कितना चेंज हो रहा है वो बताता था, फ्रैक्शनल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही ये स्लोप क्या बता रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन s विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के साथ कितनी तेजी से बदल रहा है s। तो जो अगर आप st प्लॉट खींचेंगे तो उसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा किसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। और अगर आप rt प्लॉट खींचेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। क्योंकि मैंने पिक्चर में दिखाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए वैसे तो अभी आगे और चीजें आती रहेंगी तो हो जाएगा। थैंक यू सर, हो गया सर। तो द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आएगी तो हम है। ठीक है, अब अगर इसी में एक और कंडीशन लगा दूं कि एट P1 द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज V1 एंड एट P2 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज V2, मतलब इस पॉइंट पर V1 है और बदल रही है लगातार, उसके बाद V2 हो गई, वेलोसिटी बदल रही है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, बेसिकली एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर यही मैं कह दूं बहुत टाइम छोटा है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो बिल्कुल लगभग पास पास में आ जाएंगे ये पॉइंट, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और यहां पर देख सकते हैं कि dv अपॉन dt को क्या कहेंगे, bt प्लॉट का स्लोप। अगर b और t का प्लॉट खींचे तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसको ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं प्राय। ऑफनली हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही हम स्पीड बोलते हैं। समझ आ रहा है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले प्लीज। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल क्या हुआ, इफ यू हैव पोजीशन, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, इफ यू हैव पोजीशन then you can drive velocity by differentiating the position with respect to time। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर आपके पास वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो आप अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। वापस आना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये आपको पोजीशन मिल जाएगी। यानी डिफरेंशिएट करोगे आर को तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको पोजीशन मिलेगी। बच्चों वाली बातें बता रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है दीज आर ऑलवेज ट्रू, दीज आर डेफिनेशंस नॉट लॉज। क्यों? क्योंकि जब बनाई हुई बातें हमारी हैं तो वो हमेशा ही सही, नियम होते हैं किसी और के बनाए, वो कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं। तो ये जो कुछ भी इस पिक्चर में लिखा हुआ है, बना हुआ है, वो हमेशा सत्य है। आप चाहो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में लगाओ, चाहो तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में लगाओ, ये चलते रहेंगे, इन नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। ए डी टी लिखा होने का मतलब क्या होता है, एरिया टाइम का, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया, वाई डी एक्स बोलते थे ना, और यानी एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। क्या सही बोल रहा हूं? किसी एक भी बच्चे की प्रॉब्लम मेरे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप लोग ये ना सोचना कि सर से पूछेंगे सर क्या बोलेंगे, या क्या ये पूछने वाली बात है कि नहीं है। तो आप लोग एमएससी के स्टूडेंट को आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं पूछा तो पूछ नहीं पाओगे, क्योंकि इसके बाद लोग आपसे पढ़ना शुरू कर देंगे। सर हाँ, ये पूछना चाहता हूँ सर, डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट जो निकलता है ये इससे इंस्टेंटेनियस से निकलता है ना? इंस्टेंटेनियस, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। जी सर जी। ठीक है, वो चाहे वैसे आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बताऊं, थोड़ा सा याद करो तो आपको याद आएगी एक बात। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आप लोगों ने एक और चैप्टर पढ़ा हुआ होगा जिसका नाम था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ सर, पढ़ा सा नहीं, उसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लिखते थे, उसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लिखते थे, और बाद में x इक्वल टू लिमिट f टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही पढ़ा होगा। यस सर। ठीक है, और आपको बता दूं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कहां से आया है, टेलर सीरीज से। यस सर। टेलर सीरीज में बहुत सारी टर्म आती है, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू fx प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x। और उसमें अगर h को बहुत छोटा कर दोगे तो हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ दोगे तो यही आ जाएगा। यस सर, नेगलेक्ट करते हैं सर हायर ऑर्डर। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक बार धुंधलापन जो है वो दूर करने के लिए सब बातें बोल रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ें। जी सर। सर ये न्यूटन ने कल फाइंड किया था ना, क्या चीज? फिर
पहले से टेलर सीरीज से डिफरेंशिएशन वगैरह निकालते थे, तो बाद में न्यूटन ने उसे कंबाइन किया था ना सर फॉर्मूलेशन में। हाँ जॉर्जियस वो न्यूटन जॉर्जी फार्मूला जो था न्यूमेरिकल एनालिसिस में वो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करना और डिफरेंशिएट करना न्यूटन का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। न्यूटन राप्शन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं घुसते क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स इसी के सहारे चल रही है। ओके, सो व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ दीज डेफिनेशंस? ये तो डेफिनेशंस है जो बताएंगे आप लोगों को। अब आप लोग सोचोगे जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो वेलोसिटी मिल गई, सेकंड डेरिवेटिव किया तो आपको मिल गई एक्सेलरेशन, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आपको बता दूं, उसको हम लोग बोलते हैं जर्क। You can again differentiate acceleration with respect to time and you will get another physical quantity which is called jerk. Jerk. Rate of change of acceleration is called jerk. मैं लिख देता हूं यहाँ पर. Again you can differentiate and you will get a quantity which is called jerk. सर जैसे रस्सी में झटका मारते हैं एक तरफ से, वो वाला जर्क है फिर? मतलब उसमें कह सकते हो, इसीलिए बोला भी जाता है जर्क का मतलब हुआ जब आप पिकअप लेते हो ना गाड़ी में, जी जी तो आप एक्सेलरेशन को भी बदलते हो। हाँ सर। एक्सेलरेशन का बदलने का मतलब ही है वो जर्क, ठीक है, उसमें भी जर्क ही लगती है। तो गड्ढे में भी तो लगता है गाड़ी लेके जाओगे तो। वो जहां भी मैंने कहा ना एक्सेलरेशन में जहां बदलाव होगा वो सब जर्क की बातें आएंगी वहां पर। आप वो जर्क में समझो, वो अलग शब्द आप समझ रहे हो कि हाथ में जर्क आ गई, बॉलर कहता है कि जर्क आ गया हाथ में, मतलब हल्का सा मुड़ गया हाथ, तो वो सब चीज नहीं समझना। तो व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ दीज डेफिनेशंस? तो वो कंसीक्वेंस क्या है कि अगर हम बात करें मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मींस हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हो, और हम बहुत सारी जगह पर देखेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कहां देखोगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है? जी रहती है अगर आसपास रहो आज के, तो हमें इनका तो यूज करना पड़ेगा डायरेक्ट, तो इसीलिए कुछ एक्सप्रेशन निकाल के रख लेते हैं कि जब मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो इन डेफिनेशंस के क्या कंसीक्वेंसेस होंगे। तो इन डेफिनेशंस के क्या कंसीक्वेंस होते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? तो ये चार इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो आप। v = u + at, s = ut + half at square, d ² = u² + 2as and st = u + half at t - 1। half st means tth टाइम में चलेंगे। हाँ सर, tth टाइम ऐसे लिख देंगे तो tth है ना। these are not always true, these are not always true। ये कब सकते हैं? जब इस कंडीशन में हो तभी, यानी ये कंडीशनली ट्रू है। ये 4-5 इक्वेशन जो भी आपके पास लिखी हुई सामने दिख रही है, ये सब कब ट्रू है? जब आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन सत्य भी नहीं। लेकिन जो पीछे लिखी हुई है d = dr क्वांटिटी, ये हमेशा सत्य है। a = dv/dt, ये हमेशा सत्य है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? ये डेफिनेशंस है और ये लॉज है। अब लॉज क्या है? क्यों कहते हैं इन्हें लॉज है? दीज आर लॉज। v = u + at, इट इज अ लॉ। क्यों? अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है और एक पर्टिकुलर टाइम आपको पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी अंडर दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस उतनी आएगी चाहे आप कुछ भी करो। ये नेचर ऐसा ही करेगा। तो these are laws but those are definitions, so always remember this point। v = u + at is a law। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो इस पर फिनमैन सीरीज आती है, फिनमैन लेक्चर, उसमें बड़ा अच्छे से डिटेल में बताई गई है चीजें। तो आप अगर आपके पास स्पेयर में टाइम हो तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो लेट अस प्रूफ दीज इक्वेशंस। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको 9th क्लास में किया होगा। v = u + at का प्रूफ करना है तो आप देखें a = dv/dt होता है। अब चूंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में ही हो रही है, 1D में हो रही है, तो आप वेक्टर लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वेक्टर तो तब बातें आएंगी जब दिशा बदले, लेकिन दिशा तो बदल ही नहीं रही। तो उस दिशा का क्या मतलब? जब हमेशा ही एक ही दिशा रहे। तो यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है, मोशन इन 1D। एक्सेलरेशन = dv/dt, dv = adt। अगर आप t = 0 पर देखें वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करें और t = t पर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करें, तो ये आपके पास आ गया। और a कांस्टेंट अगर है तो a बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा तो ये v = u + at प्रूफ हो जाएगा। अब आप सोचो कि अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो ये बाहर नहीं आता, और बाहर नहीं आता तो ये प्रूफ नहीं होता। इसका मतलब ये तो सत्य होता, लेकिन क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। आगे बढ़ता हूं। s = ut + half at square का प्रूव करना है तो आप d = ds/dt लेके चलो। अब ds = vdt, v = u + at, 0 to t से इंटीग्रेट कर दो। at t = 0, s = 0 एंड t = t। मान लीजिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s हो गया। तो s = ut + half at square प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? हाँ सर, देख लें आप लोग, अगर कोई लाइन नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछा, मैं आगे बढ़ूंगा 1 मिनट बाद। आ गया सर समझ। आ गया। तीसरी इक्वेशन देख लें, b² = u² + 2as। अगेन यू कैन टेक b = u + at, होल स्क्वायर कर ले दोनों तरफ, रीअरेंज कर ले और आपको प्रूफ हो जाएगा b² = u² + 2as। मुझे नहीं लगता इसमें मुझे टाइम देना चाहिए आपको। तीनों इक्वेशंस का अपना अलग-अलग महत्व। इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और इसमें डिस्टेंस नहीं है या डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो आपको ये देखना है क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, इनको देखते हैं। चलिए चौथा फार्मूला देखिए आपकी स्क्रीन पर है। distance traveled in tth second, so how can you calculate it? Just subtract distance in t - 1 second from
इन टी सेकंड्स। आप टी सेकंड में चली गई दूरी में से टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी घटा दें तो आपको पता चल जाएगा कि टीवे सेकंड में चली गई दूरी कितनी। आई थिंक आई एम करेक्ट और नॉट? तो टी सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालोगे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालोगे? यूटी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 होल स्क्वायर। जस्ट रीअरेंज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस। कोई दिक्कत? नो सर। पहले का 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ना, बाकी तो रिपीट हो रहा है। बाकी मतलब लेकिन ये याद रखनी है आप। यस सर। उसमें यूज हो रहा है मतलब। हाँ यूज हो। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप कह रहे हो ना पहली 2 इक्वेशन एक बेटा एक बात बोलने दो तो मैं आपको बताऊं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपको बताऊं केवल 4 ही 5 चीजें लगती हैं। एक तो न्यूटन के 3 नियम है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, और F इक्वल टू ma, F इक्वल टू dp by dt, और एक्शन रिएक्शन, और अगर बहुत है तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना। ये 4 ही लॉज लगा लगा के पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स बनी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंसेप्चुअली देखा जाए तो कंसेप्ट बहुत कम है, लेकिन कंसेप्ट की जो यूज करने की जो वैरायटी है ना वो बहुत ब्रॉड है। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे फंडामेंटल कलर्स होते हैं ना, फंडामेंटल कलर्स क्या है? 3 ही तो है। यस उन्हें मिला मिला के आप लोग कितने कलर बना लेते हो ये आप जानते ही हो। या आर्टिस्ट जो होगा वो तो जानता ही क्या क्या कलर बनाएगा सकते हैं। यस सर। तो वही हाल यहाँ भी है। नियम कम है, चीजें कम है, लेकिन उनकी जो रेसिपी है ना वो बहुत ज्यादा। जैसे आप लोग घर में देखे होंगे 2 ही 4 मसाले दान में डब्बे में 2-4 तरीके के मसाले होते हैं और हर तरीके की सब्जी उसी से बन जाती है घुमा फिरा। तो वो सब्जी कैसे बनानी है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इतनी मात्रा किसमें डालनी है, कौन से मसाले से शुरुआत करनी है, कौन सा मसाला बीच में डालना है, कौन सा कच्चा डालना है, कौन सा पका के डालना है, यही तो वो बनाता है। उसी को तो अच्छा शेफ बोलते हैं। तो ये आपके लिए भी है। आपको फिजिक्स में लॉ सारे पता होते हैं अपेक्षा, सभी लोग जानते हैं ये चीजें, लेकिन उनको कैसे लगाना है यही आप लोगों को नहीं आता। बस वो लगाना सिखाना है तो आप लोग अच्छे सीख जाओगे चीजें। ठीक है, अब आप पूछो क्या पूछ रहे थे? सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिफरेंस है क्या? नो नो नो, देयर इज नो डिफरेंस। सर जब हम किसी बाइक या किसी मतलब ऑब्जेक्ट को सडन एक्सेलरेट करते हैं तो सर वही सिचुएशन सर आएगी ना, जर्क की सिचुएशन उसी में आएगी। जर्क की सिचुएशन, हाँ, जहां भी एक्सेलरेशन में चेंज हो। बस इस एक ही लाइन में पूरी बात हो रही है मेरी। इसको कैसे भी आप बोल लो, एक तरह का सर वो इंपल्स हो गया ना। नहीं, इंपल्स अलग चीज हो गई, दूसरी इंपल्स अलग। ठीक है, चलिए। सर हाँ बेटा। सर जैसे बैट और बॉल का जो कांटेक्ट होता है तो वो आता है ना इसके एग्जांपल में इम्पल्स के? तो इंपल्स में हाँ हाँ वही होता है। इंपल्सिव फोर्स होता है बेसिकली। इंपल्सिव फोर्स होता है, वो जो लगता है, और क्वांटिटी डिस्क्राइब की जाती है। इंपल्स वो होती है फोर्स इनटू टाइम, कितनी देर के लिए लगा। यस सर। तो वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। उसको आप लोग क्या करते हैं ना, कई सारी चीजों से जोड़ देते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कार्य होता है, एक सामर्थ्य होती है, मतलब एक वर्क, और एक होती है पावर। वर्क और पावर में क्या अंतर है? सर वर्क जो होता है वो दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और जो रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास करने की क्षमता होती है सर कार्य। जब बोल रहा होगा बीच में बोलो, हाँ आप बोलते रहो। देखो आप लोग जैसे मान लो आपको एक बुक है जो यहाँ से उठा के यहाँ रख लेंगे, तो सारे लोग रख सकते हैं ना, आराम से किसी भी काम को कर सकते हैं। इससे आपकी ताकत के बारे में पता नहीं चलता है। जैसे मान लो आपने ये बुक है उठा के यहाँ से यहाँ रख दी, इससे पता नहीं चल रहा है कि आप अच्छे हो कि बुरे हो। अब भाई जैसे मान लो हाई स्कूल का एग्जाम 10th क्लास किसी बच्चे ने अगर 2 साल में किया है, 1 साल फेल हुआ और 1 साल बाद पास हुआ, इसका मतलब काम तो उसने उतना ही किया जितना आपने किया 1 साल में, नहीं? लेकिन तब भी वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सही टाइम पे नहीं किया। तो जो जितनी तेजी से काम करेगा वो उसकी पावर ज्यादा है। इसीलिए बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो कहा जाता है पावर। तो नामों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। आप मेरी बात को समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस सर। कह रहे स्क्रीन ये हट नहीं रही है। यस हाँ। तो नीड फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारे पास, क्योंकि हमारी यहीं से बात शुरू हुई थी कि हमें कई सारे तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होते हैं। भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो शुरू में चाहिए ही होगा। अब हम कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करें? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप देखें तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम वन इज स्टडी। मतलब जो पढ़ रहा है बंदा, जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो जान रहा होगा कि उसको कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये प्रॉब्लम सही रहेगी। Certain problems are solved easily by using rectangular coordinate system, whereas certain others are not. मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप सॉल्व करो बड़े आराम से होती है, लेकिन सब नहीं। तो हमारे पास और भी ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शंस है? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बहुत सारे ऑप्शन है। 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। और 3D में अगर आ जाओ तो कौन कौन से ले लो? सिलेंड्रिकल ले लो, कार्टेशियन ले लो, स्फेरिकल ले लो। होता है ना ऐसा?
कुछ प्रॉब्लम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं अच्छे सॉल्व होती, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल में अच्छे से हो जाती। तो ये तो करते करते आपको समझ आ जाएंगी। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चॉइस भी समझ में आने लगेगी किसमें करना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट से। उसके बाद हम सिलेंड्रिकल में जाएंगे, स्फेरिकल में जाएंगे। कार्टेशियन तो आप लोगों को आता ही है। तो आप देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट। सर इसकी मतलब पीडीएफ तो मिल जाएगी ना सर ये वाले नोट्स की? बेटा बिल्कुल चिंता ना करो, ओके सर, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, सब है। अगर बाय द वे स्किप भी होगी कोई चीज तो दोबारा मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग लिखते भी रहना, कहीं पीडीएफ मिलने के बाद भी आप लिखते रहना, कॉपी जरूर बना लेना। सर पीडीएफ डाउनलोड होती नहीं बस। हाँ, इसीलिए नहीं डाउनलोड होती है कि आप लोग बिल्कुल केयरलेस ना हो जाए। अक्सर होता क्या है, लैपटॉप में गाने बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो रील वाली कैसेट से गाने सुनते थे लोग ना, वो बहुत दिनों तक याद रहते थे। ऐसा नहीं है पुराने गानों में ही अच्छे गाने आए, सॉन्ग्स नए सॉन्ग्स अच्छे नहीं, वो सॉन्ग्स नए वाले सॉन्ग सुनता ही नहीं कोई। पुराने वाले रील जब चलती थी तो फॉरवर्ड होने में और बैक होने में बड़ी दिक्कत होती, तो वो सुन नहीं पाते थे गाना। तो अच्छा भी गाना होता था, बुरा भी होता था, वो भी अच्छा ही लगता था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लैपटॉप में क्या एक ही सीडी में 1000 गाने हो जाते थे। 1000 गाने डाल लो लैपटॉप में या डेस्कटॉप में और चलाते थे, एक क्लिक पे बदल जाता है गाना, तो कोई एक भी गाना नहीं सुन पाता। इसीलिए कलेक्शन पे ध्यान मत दो आप, मतलब जो आप अपनी कॉपी में लिख लोगे वही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जिया सराय, बेसराय, यहाँ जा जाकर सारी कोचिंगों के नोट्स ले आते हैं, और उन कोचिंगों के नोट्स लाने के बाद जब उनकी शादियां हो जाती है उसके बाद बच्चों को दिखाते हैं कि देखो बेटा हम ऐसे करते हैं, कि वो नोट्स तो हमारे पास सारे हैं, इससे कोशिश बहुत की हुआ सही है सर आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए इकट्ठे करते हैं सर। हाँ, बोला है ना सच है बिल्कुल सर। तो इसलिए आप लोग इकट्ठे करने पे ध्यान मत दो, आप अपनी कॉपी बनाओ, क्लासिकल मैकेनिक्स इस कॉपी पे लिखाओ और केवल उसमें वही लिखाओ जो आपको पढ़ना हो। बस 60 साल 80 साल जीना है, उसके बाद फिर जीरो हो जाएगी नॉलेज, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए कलेक्शन का नहीं, आप अपना काम निकालो। नेट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो लाख इकट्ठे कर लेना, नोट बेकार ही है। और अगर नेट का एग्जाम क्लियर हो गया तो एक कॉपी भी बहुत अच्छी है। चले आगे बढ़े, ज्ञान भी चलता रहेगा बीच बीच में, तो वो जरूरी होता है क्योंकि आप लोग बहुत भ्रमित भी रहते हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आपको कंट्रोल भी करना है। ओके, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। So for example, you have a picture. For example, a particle is going from P point to Q point, and that P point coordinate of along x-axis, distance along x-axis is x, and distance along y-axis is y. ये देखिए, तो ये वेक्टर कितना बड़ा हुआ? x x कैप। यूनिट वेक्टर्स क्या है? x डायरेक्शन के along यूनिट वेक्टर x कैप, देखिए x कैप हो गया और ये वाला y कैप हो गया, तो x कैप प्लस y कैप हो गया r। ये हो गई क्या? पोजीशन। और इस पॉइंट पर देखना है, इसका x देखो, इसका y देखो, फिर पोजीशन। अब पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? x का करोगे तो x डॉट, x कैप का छोड़ दिया, फिर x कैप को, x को छोड़ोगे, x कैप का करोगे तो dx कैप अपॉन dt, लेकिन dx x कैप अपॉन dt इज 0। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कहीं भी जाए x कैप इज ऑलवेज अलोंग x एक्सिस, ना डायरेक्शन बदल रही है ना मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए पहली लाइन लिखी है, x कैप एंड y कैप आर यूनिट वेक्टर्स पॉइंटिंग द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x एंड y, एंड x कैप एंड y कैप आर ऑर्थोगोनल एंड पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एवरीवेयर or for any location x and y. That's why dx cap upon dt is equal to 0. Similarly, dy cap upon dt is equal to 0. तो यहाँ से आ जाएगा x dot x cap plus y dot y cap. Again differentiate करोगे तो x double dot y double dot, यही तो आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। लेकिन जहां ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बदला, अब दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये दिक्कत अच्छी है, वो होता है ना सर्फ एक्सेल गाइड है, कुछ दाग अच्छे होते हैं तो वो अच्छे होने वाले। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या है? आप जिस पॉइंट पर भी पता करना चाह रहे हो, जिस पॉइंट पर आप है उससे ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन के अलोंग एक वेक्टर मान ले, जिसको हम लोग बोले रेडियल डायरेक्शन, और ठीक इसके परपेंडिकुलर मान ले ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक इसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इसको थीटा कैप से दिखा दे। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? एक आर कैप वेक्टर जो कि रेडियल डायरेक्शन में होगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कि थीटा कैप यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा। इन यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में लिखना बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है हो जाएगा। अब चूंकि हमें जाना है कहां से? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहुंचना है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देख लेते हैं। तो अगर ये इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट r और थीटा है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, r क्या है? r है इसकी ओरिजिन से दूरी, थीटा क्या है? इसका ओरिएंटेशन, x एक्सिस के साथ इसका झुकाव इस रेडियल वेक्टर का। ठीक है, तो r अगर इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहूं तो ये x है और ये y है, तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन x एंड y टू r एंड थीटा? तो यस बिल्कुल है। अगर ये r है तो ये r cos थीटा होगा और ये वाला r sin थीटा होगा। और अगर उस टर्म में लिखें तो x r cos थीटा y या r sin थीटा होगा। अगर आप इसे चाहे तो उल्टा करके लिखना चाहे तो r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। सही है, यानी कि ये बात पक्की है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है तो उनके कोऑर्डिनेट्स आपस में रिलेटेड तो जरूर होंगे, होना भी चाहिए, इंडिपेंडेंट थोड़ी है कुछ भी। अगर आप एक चीज से दूसरी, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी बदल जाएगी भाई, आपका नजरिया बदल रहा है बस, ये समझ लीजिए, समस्या वही की वही है।
ठीक है, तो एक्स और वाई को आपको आर और थीटा में कन्वर्ट करना है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो चूंकि यूनिट वेक्टर आर कैप थीटा कैप क्या होता है, यूनिटी के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। यूनिट वेक्टर पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालें, तो यहाँ जरा पिक्चर को ध्यान से देखें, ये आर कैप है और ये थीटा कैप, ठीक है, थोड़ा पेन को ध्यान देना। और यहाँ पर अगर मैं रेड कलर की एक्सेस देखूं तो ये आई कैप और ये वाई कैप जे कैप है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन है। और अगर ये यूनिट वेक्टर आर कैप का अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का कंपोनेंट अगर लूंगा तो ये कितना आएगा, ये वाला देखो पेन चल रहा है 1 cos थीटा यानी cos थीटा, और ये वाला कितना 1 sin थीटा यानी sin थीटा। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर से लिखूं तो ये लिखूंगा cos थीटा आई कैप sin थीटा जे कैप बराबर आर कैप, वो ये लिखा हुआ, ध्यान से देखो। क्या क्लियर हो रहा है ये बात? नहीं, यस सर। cos थीटा आई कैप प्लस y थीटा sin कैप, अब sin थीटा जे कैप इज इक्वल टू आर कैप। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो ये थीटा कैप ये है, ध्यान से देखना, ये पेन चल रहा है, धीरे धीरे चला रहा हूं। थीटा कैप का मैग्नीट्यूड है 1, इसका कंपोनेंट अगर मैं लूंगा ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये थीटा होगा, तो ये 1 cos थीटा ये वाला होगा, सॉरी 1 cos थीटा ये वाला होगा, और ये वाला होगा 1 sin थीटा, तो ये 1 sin थीटा माइनस आई डायरेक्शन में है, तो ये sin थीटा माइनस आई कैप cos थीटा प्लस जे कैप बराबर थीटा कैप होगा। देखो बेटा, अटेंशन आप लोगों का बिल्कुल प्रॉपर चाहिए, क्योंकि अटेंशन अगर खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। यस सर। फिर से देख ले, sin थीटा, हाँ बेटा सर ये थीटा कैप वाला एक बार दोबारा से बता दीजिए। बेटा बता रहा हूँ, दोबारा देखो आप पेन को, ये sin थीटा होगा क्योंकि ये थीटा कैप का मैग्नीट्यूड है 1, तो थीटा ये एंगल है, तो 1 का cos थीटा वाला ये आएगा मतलब ये आएगा, और 1 sin थीटा ये आएगा मतलब ये आएगा, एक ही बात। कंफ्यूजन हो रही है इसमें। कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, इसका एक इलाज है, एक मिनट कोई बात नहीं बेटा, अपने आप को म्यूट कर लो बस, अगर बच्चों की आवाज आ रही है। ये देखो पूजा म्यूट कर लीजिए आप, पूजा पीछे शोर आ रहा है प्लीज, शोर आ रहा है। यहाँ देखो जरा, आप समझ में आ जाएगा, मैं पेन चला रहा हूँ ना तो समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं। ये एक्स डायरेक्शन है तो आई कैप इसी के लॉन्ग होगा, और ये वाई डायरेक्शन है जे कैप इसके लॉन्ग होगा। अब ये पॉइंट पर ये है आर कैप ये वाला एंगल थीटा है अगर, तो ये भी थीटा होगा, आर कैप का मैग्नीट्यूड है 1 तो ये cos थीटा हो जाएगा, और अगर ये वेक्टर वेक्टर कहूं तो ये वेक्टर हो जाएगा cos थीटा आई कैप। सिमिलरली ये वाला sin थीटा हो जाएगा, और वेक्टर के साथ लिखूंगा तो जे कैप, तो ओवरऑल आर कैप कितना आ जाएगा, sin cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उसमें आओ, मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूँ ये वाली चीज। सर ये cos थीटा कहाँ से आया? ये cos थीटा यहाँ और sin थीटा यहाँ कैसे आया? बेटा ये तो बहुत बेसिक बात पूछी है, अगर ये 1 है और ये थीटा है तो ये वाला निकालना है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको ये निकालना है, इसका नाम रख दूं कुछ, x और y अगर निकालना है तो x बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x और r कितना आएगा, ऐसे अगर sin थीटा बराबर लिखूंगा तो y अपॉन 1 लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो y इज इक्वल टू sin थीटा आ जाएगा। नहीं समझ में? बद्री वाला फार्मूला पढ़ा था ना 10th में। हाँ बेटा बताओ नहीं मैं खुद बता दूंगा, x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा, सही है लिखा हुआ बेटा? हाँ सर सही है। तो उसी से लिखा है। अब आप इधर देखो, ये वाला थीटा कैप, अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा आएगा, इसके भी अगर कंपोनेंट करूंगा तो ये कंपोनेंट कितने आएंगे, थीटा के पास वाला cos का, थीटा से दूर वाला sin का, और चूंकि ये डायरेक्शन माइनस आई कैप वाली है तो वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस sin थीटा आई कैप, और ये वाली प्लस के अलाउंगी है तो ये हो जाएगा sin cos थीटा जे कैप, तो थीटा कैप कितना लिखा जाएगा, माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। अब बताओ, अभी नहीं समझ में आया तो बताओ। आ गया सर। चलो अब देख लो पीछे वाला पिक्चर, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप लोगों ने इस मैट्रिक्स का नाम भी सुना होगा, यस सर। ये थीटा कैप और आर कैप, और इधर आई कैप जे कैप, और ये वाली sin cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इस मैट्रिक्स को आप लोग रोटेशनल मैट्रिक्स भी बोलते थे आप लोग, यस सर। यस सर। ठीक है। और ये पिक्चर में क्या आप ये फिगर आउट करके दिखा दिया गया जैसे आप पूछ रहे थे, ठीक है, वहां पे दिख नहीं रहा है इसीलिए यहाँ भी बना दिया अलग से। अब क्लियर हो गया? इस मैट्रिक्स की एक खासियत होती थी याद हो क्या, डिटर्मिनेंट 1 है और इसका इनवर्स भी बराबर आता था, उतना ही आता है। हाँ सर। है ना, यूनिटरी मैट्रिक्स। चले आगे बढ़ेगा, तो यूनिट वेक्टर्स पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे हो जाते हैं, ऐसे आगे बढ़ जाओ। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि पहले तो dx कैप अपॉन dt 0 हो गया था, लेकिन अब तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल भागेगा आर कैप भागेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जैसे जैसे पार्टिकल भागेगा आर कैप भागेगा, तो देखो जरा पार्टिकल यहाँ होगा,
पार्टिकल जब यहाँ होगा तो आर कैप यहाँ होगा, तो थीटा कैप यहाँ होगा, नहीं को और ओरिजिन को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग है ना आर कैप। तो जब पार्टिकल भागेगा तो यहाँ तो आर कैप भी बदलेगा और थीटा कैप भी बदलेगा, तो बदलने का रेट क्या होगा वो हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, डी आर कैप अपॉन डी टी निकालना, तो कॉस थीटा का करूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा थीटा डॉट आई कैप माइनस का कॉस थीटा, और थीटा का फिर से करूंगा टी के रिस्पेक्ट में तो थीटा डॉट, क्लियर है, और आई कैप का जीरो हो जाएगा, और साइन थीटा करूंगा कॉस थीटा थीटा डॉट जे कैप, सही लिखा हुआ है, और यहाँ से थीटा डॉट बाहर लूंगा तो बन जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, और ये चीज अगर देखूंगा तो ये बन जाएगी क्या, थीटा कैप, पीछे देख लो। तो यानी कि डी आर कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा डॉट थीटा कैप। सिमिलरली डी थीटा कैप अपॉन डी टी निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दूं पीछे वाली इक्वेशन में, है ना, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा का करूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा डॉट आई कैप माइनस कॉस थीटा थीटा डॉट जे कैप, थीटा डॉट बाहर तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, वो क्या बन जाएगा, आर कैप। क्लियर है? यस सर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी पता चल गया, यूनिट वेक्टर्स क्या है ये भी पता चल गया, और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या है ये भी पता चल गया, आपको सभी कुछ पता चल गया। तो अब आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। लिखने का मोटिव क्या था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखना, ये तो मोटिव था। चलिए लिखते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो पोजीशन अगर देखें, पोजीशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कितनी होगी, आर वेक्टर कितना होगा, आर इनटू आर कैप, मैग्नीट्यूड आर है और पोजीशन वेक्टर क्या है, आर कैप, सही लिखा हुआ है, कर्सर देखें, पॉइंटर देखें, बस ये होगी पोजीशन। ठीक है, ठीक है बेटा। अब पोजीशन को आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आर आर कैप का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आर बाहर कर लो, आर कैप का भी डिफरेंशिएशन निकाला ही था आपने, कितना, आर डॉट थीटा कैप, सही है नहीं, और आर का करूंगा तो आर डॉट, तो ये आ गया आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये बन गया आपका रेडियल कंपोनेंट, ये वाला। देखो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगी तब भी चल जाए, इसको डिफरेंशिएट करना है बस, और आर का करूंगा तो आर डॉट आर कैप, आर को छोड़ूंगा डी आर कैप अपॉन डी टी करूंगा तो थीटा डॉट थीटा कैप। ओवरऑल ये हो गया रेडियल कंपोनेंट क्योंकि रेडियस के अलॉन्ग है, और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्योंकि ट्रांसवर्स के अलॉन्ग है, तो आर थीटा डॉट हो गया ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया। आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, वी वेक्टर कितना होगा, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बनेगा आर डबल डॉट आर कैप, सही कह रहा हूं, और आर डॉट को छोड़ूंगा तो डी आर कैप अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू लगाऊंगा तो ये आएगी, ओवरऑल सॉल्व कर के ये आएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? यस सर। एक बार देख लो आप लोग, 2 मिनट रुका हुआ हूं, कैलकुलेशन की स्टेप्स देख लो एक बार। हाँ सर। हाँ सर हो जाएगा। मैंने कहा कांसेप्ट तो यहां तक था, इसके बाद तो मैथमेटिक्स आ गया। ये वाला रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये वाला ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर इनको समराइज करें तो ये समराइज कर दिया, देखें आप पूरा सब कुछ सामने लिखा हुआ है, आप लोग कुछ याद रखें ना रखें, इसका जो डेरिवेशन करवाया है जरूरत नहीं याद रखने की, आप ये नोट जरूर याद रखें कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू आर डॉट एंड ए आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, इज इट करेक्ट? एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा डॉट एंड ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज बड़े ध्यान से देख सकते हो कि अगर बी आर को इंटीग्रेट करोगे तो ए आर नहीं मिलेगा, या डिफरेंशिएट करोगे तो ए आर नहीं मिलेगा। देखो अगर बी आर को डिफरेंशिएट करोगे तो ए आर नहीं मिलेगा, या ए आर को इंटीग्रेट करोगे तो वी आर नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है ना? क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ पे जब ये प्रूफ हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मर्ज हो रही थी इक्वेशन, जैसे ये वाली देखो आर कैप वाली टर्म ये रही और इधर आर कैप वाली टर्म यहाँ से आई, तब ये आर कैप के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिखी हुई, यानी मिक्स हो रही है। तो बड़ा अच्छी बात यह है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हियर इट इज क्लियर दैट v इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप b को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, या a को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, बट फॉर कंपोनेंट इट इज नॉट ट्रू, बट फॉर कंपोनेंट्स इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कंपोनेंट के लिए ये सही नहीं। कोई किसी को प्रॉब्लम लग रही है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को समझ दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो याद ही नहीं होगा कहाँ डॉट है कहाँ नहीं है, तो ये अपने आप याद हो जाएगा, है ना? आपको याद करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे अपने आप एक्सप्रेशन यूज होगा, बार बार जगह जगह पे आएगा, आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कुछ स्पेशल केसेस पे अगर गौर करें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि एक अकेला आर्टिकल ऐसा है कि सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। केसेस मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। अगर थीटा थीटा नॉट के बराबर हो जाए, मतलब कांस्टेंट हो जाए हमेशा,
तो थीटा डॉट थीटा डबल डॉट कितना हो जाएगा 0। थीटा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, पार्टिकल के पास इधर उधर चलने की फ्रीडम नहीं, केवल किस पे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन, एज इट लाइक दिस, है ना। तो सोचो आप थीटा पर फिक्स कर दोगे तो ऐसे ही चल सकता है। तो ये क्या बन गई, रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या बन गई, रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट की वैल्यू 0 लगा दूंगा इन एक्सप्रेशंस में, तो थीटा डॉट की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो ये वी आर कितना आ जाएगा, आर डॉट, ए आर कितना आ जाएगा, आर डबल डॉट, बी टी कितना आ जाएगा 0 और ए टी कितना आ जाएगा 0। सही है। और वैसे कॉमन सेंस से सोचो, अगर आर दूरी चेंज हो रही है लगातार तो वेलोसिटी कितनी होगी, आर डॉट कितना होगा, आर डॉट ही तो होगा, तो सही नहीं ना। तो कहीं कहीं अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आती हैं चीजें तो आप रेक्टिलिनियर मोशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस पोलर कोऑर्डिनेट्स। के सेकंड में जाएगा, इफ आर इज इक्वल टू आर नॉट, मतलब मैं आर को आर नॉट के बराबर कर देता हूं, ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूं। आर अगर आर नॉट के बराबर हो जाए और फिर मोशन कर दूं तो उसके पास क्या बचा, उसके पास क्या फ्रीडम बची, आर को फिक्स कर दूं, देखो अगर मैं आर को फिक्स कर दूं मतलब लेंथ को, आर वेक्टर की लेंथ को फिक्स कर दूं फिर भाग दूं इसे, तो कैसे भाग पाएगा, किस तरीके की मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज और बोल दीजिए, क्योंकि आज हम लोगों का पहली मुलाकात है सर रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर नहीं बेटा, रेक्टिलिनियर नहीं रेक्टिलिनियर भी सर्कुलर ही होगी ना, क्योंकि इसके पास ऑप्शन अब सर्कल में घूमने का ही बचा बस, कांस्टेंट हो। हाँ जी। अच्छा मैं एक चीज आपसे बोलना चाह रहा था कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो अभी 1-2 दिन तो मैं देख रहा हूँ, कोशिश करें आप लोग लेक्चर के दौरान पूरे टाइम रहे साथ, बीच बीच में ये क्लास को छोड़ना और फिर से ऐड होना, ये हालांकि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आप लोगों का, तो क्या करूंगा मैं, लेकिन फिर भी काम होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सरल चीज चल रही है तो भी आप साथ रहें, और अगर आपको लगता है कठिन चीज चल रही है तो भी आप साथ रहें, क्योंकि साथ रहेंगे तभी चीजें सही हो पाएंगी, ठीक है। ये रिक्वेस्ट समझे, कभी कोई एजेंसी हो तो आप छोड़ सकते हैं क्लास में, लेकिन विदाउट एजेंसी आप अपने मन से ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप ये फ्रीडम महसूस करेंगे ना तो आप कभी भी नहीं चला पाएंगे फिर क्लास में टाइम को। चलिए हाँ, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट अगर हो जाए तो आर डॉट और आर डबल डॉट कितना हो जाएगा 0, एम आई करेक्ट, और आर डॉट और आर डबल डॉट 0 हो जाएगा। तो अगर आप देखें आर डॉट और आर डबल डॉट 0 कर दूं तो ये टर्म ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी और ये वाली 0 हो जाएगी, बाकी सब रहेंगी। तो वी आर 0 हो जाएगा, ए आर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा, और बी टी कितना हो जाएगा आर नॉट थीटा डॉट, और ए टी कितना हो जाएगा आर नॉट थीटा डबल डॉट। तो आप देखिए जरा इनको यूजुअल जो आपके नोटेशन होते हैं उनमें लिख दें, तो माइनस आर नॉट थीटा डॉट को ओमेगा लिखते तो ओमेगा स्क्वायर, जो कि ये दिखा रहा है कि सेंटर की तरफ को, क्योंकि माइनस साइन बता रहा है रेडियल के अपोजिट डायरेक्शन, यानी सेंटर की तरफ हो गया ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये हो गया आपकी रेडियल टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन और टेंजेंट डायरेक्शन एक ही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है। जरूरी नहीं है ये बात लिखी, हर कर्व के लिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन सर्कल में एक ही होती है। एटी बराबर कितना हो जाएगा आर नॉट अल्फा, ये भी आप लोगों ने बड़ा फेमस फार्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर आर अल्फा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे भी एक और रेस्ट्रिक्शन लगा दूं, अगर थीटा डॉट कांस्टेंट हो जाए, मान लो मैं कहूँ ये तो है ही, एक और कंडीशन लगा दूं थीटा डॉट कांस्टेंट हो जाए, तो थीटा डॉट अगर कांस्टेंट हुआ तो ये वाली टर्म और 0 हो जाएगी, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है। तब केवल क्या बचेगा, बी आर इज इक्वल टू 0, ए आर इज इक्वल टू माइनस आर नॉट ओमेगा स्क्वायर, और वी टी इज इक्वल टू आर नॉट ओमेगा, ये ए टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दो तरीके की सर्कुलर मोशन होती है, एक तो हो गई ऊपर वाले केस में हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी अगर दिखाऊं तो आर नॉट ओमेगा टेंजेंट की डायरेक्शन में, जो आपको आर बी बराबर आर ओमेगा फार्मूला पढ़े होंगे। और अगर एक्सेलरेशन दिखाऊं तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, एक अंदर की तरफ को आर नॉट ओमेगा स्क्वायर और एक टेंजेंट डायरेक्शन में आर नॉट अल्फा। तो नेट एक्सेलरेशन आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ होगा, याद आ रहा होगा, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर पढ़ा हुआ है। ये तो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब अगर आप इसको रोक दो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी ना बदलने दो तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी, जो अगला केस है। इफ r इज इक्वल टू r नॉट एंड थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये हो जाए तो r डॉट r डबल डॉट थीटा डबल डॉट ये सब 0 हो जाएंगे, जो अभी मैं आपको बोल रहा था। केवल क्या रह जाएंगे, ar रह जाएगा और bt रह जाएगा। तो bt मतलब अगर वेलोसिटी दिखाऊं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में r नॉट ओमेगा, और एक्सेलरेशन दिखाऊं तो अंदर की तरफ को r नॉट ओमेगा स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही अंतर है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, सेंट्रीपिटल केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग या नहीं, या मैं खामखा ही बोल रहा हूँ? इस पर्टिकुलर रिजल्ट से, इस पर्टिकुलर लाइफ हुआ है, वो मैंने आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, वो मैंने आपको रिवील करने की कोशिश की कि आप इन 4 फार्मूला से रेक्टिलिनियर मोशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन को भी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप अगर ध्यान से देखें तो हम 9th क्लास की लगभग आधी मैकेनिक्स खत्म कर चुके हैं। हाँ सर।
सर्कुलर मोशन भी हो गया है खत्म, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बता दिया हूँ, टेंजेंशियल ट्रांसवर्स सब कुछ बता दिया हूँ। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे देखेंगे कि 12th तक बीएससी तक की धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि ये काम ऐसे ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कुछ मैं आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको केवल शुरू कर रहा हूँ। खत्म कौन करेगा? खत्म कौन करेगा? आप, मैं नहीं, हम। क्योंकि वजह ये आप कितना एक्सप्लोर करते हो ये आपके ऊपर है। अगर मैं चाहूं तो इसको पूरी साल पढ़ा सकता हूँ, केवल इसको चलता रहेगा, रोज 2 सवाल लेके आया करूंगा, 2 घंटे पढ़ाया करूंगा, आप लोग पूछोगे मैं बताता रहूंगा। ऐसा होता भी है। IIT जेईई की कोचिंग आपने देख पढ़ी हो, कभी नीट की पढ़ी हो, तो वहां पर पूरी साल मैकेनिक्स चलती है 4-5 लाख रुपए में, लगभग मैकेनिक्स ही चलती रहती है। इसलिए आप लोग केवल क्या कर रहा हूँ मैं आपको मैं केवल छेड़ रहा हूँ, आप लोग उसको जाके खुद पढ़ो। एचसी वर्मा की बुक उठाओगे, फिजिक्स की कोई सी बुक होगी वहां जाके आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ो। जी सर। यस सर। तो यहीं पर बड़ा अच्छी सी बात मैंने लिख दी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि कहीं रह ना जाए इसलिए लिख दी गई। सर्कुलर मोशन की चूंकि बात आई तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही इसमें एक नया कंसेप्ट होता है जो कि आप लोगों को पढ़ना होता है। बाकी अगर पूरे चैप्टर में देखा जाए, सर्कुलर मोशन का पूरा चैप्टर अगर देखोगे तो उसकी आत्मा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, बाकी कुछ नहीं है उस पूरे चैप्टर में। कभी मोड़ पर साइकिल को मुड़ते हुए दिखा देंगे, कभी आपको मोड़ पर कार को मुड़ते हुए दिखा देंगे, कभी आपको डोरी से किसी पत्थर को बांध कर घुमाते हुए दिखा देंगे, लेकिन ओवरऑल सब में एक ही चीज कॉमन रहेगी, वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो क्यों ना मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को आप लोगों से साझा कर लेता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स। कोई रियल फोर्स नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी प्लेस इन फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, जो ग्राफ जब कभी भी आप ब्लॉक बनाते हो तो उसमें फोर्स दिखाते हो ना, एमजी इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर। लेकिन कभी भी इस फ्री बॉडी डायग्राम में सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कोई जगह नहीं बनाते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एमए क्या है, एमए इज अ फोर्स, एमए इज अ फोर्स या एफ इज अ फोर्स? एफ इज फोर्स। अगर आप सोचो एफ को भी जगह दोगे और एमए को भी जगह दोगे तो आपने गड़बड़ नहीं कर ली भाई। एमए क्या है? एमए क्या है फिर पूछूं मैं आपसे, एमए क्या है? वही बात, अगर एमए फोर्स है तो जगह दो। एम इज व्हाट फोर्स? एम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एम इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो बेसिकली F इज इक्विवेलेंट टू ma, F इज इक्वल टू ma। ये तो F के बारे में, F की कैलकुलेशन है। तो वैसे ही आप समझो सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं है, ये ma है एक तरीके। ma क्या मतलब? m into सेंट्रीपिटल इज r ओमेगा स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन r। So it is only requirement towards center to perform circular motion। ये कोई नया फोर्स नहीं है, ना कोई रियल फोर्स है, ये केवल रिक्वायरमेंट है, सेंटर की तरफ चाहिए होती है, किसी भी फोर्स से दी जा सकती है। सर्कुलर मोशन हो रही हो चाहे एनी कर्व पाथ पर मोशन हो रही है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और वो जरूरत किसकी बराबर होनी चाहिए? mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होनी चाहिए वो जरूरत। अगर वो जरूरत mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर है, मतलब मान लीजिए एक आपके पास पत्थर है जिसका मास 2 किलोग्राम है, जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, मान लीजिए 2 मीटर की रेडियस में घुमाना है, तो कितना आया? ये 4 न्यूटन का फोर्स आया ना। तो 4 न्यूटन का फोर्स कहीं से भी लाओ, अगर ले आए कभी घूमेगा ये 2 मीटर की रेडियस में 2 किलोग्राम का 2 मीटर पर सेकंड से, अदरवाइज ये छोड़ के भाग जाएगा, डोरी टूट जाएगी। यही होता है, देखा होगा आपने। तो इट इज नॉट ए न्यू फोर्स, इट इज ओनली रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन और एनी कर्व पाथ मोशन। दिस रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाय एनी रियल फोर्स इन नेचर। ये रिक्वायरमेंट कहीं से भी फुलफिल कर सकते हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे टेंजेंशियल फोर्स हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखो तो अर्थ सन सिस्टम में कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल टुवर्ड्स सन। और अगर आपने मैं कहूं न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो वहां कौन प्रोवाइड करा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। साइकिल के केस में आपने सुना होगा, साइकिल जब होती है तो मोड़ की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, वहां पे कौन प्रोवाइड करा रहा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पत्थर को डोरी से बांधकर घुमाते हैं, तो वहां पर कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है सेंटर की तरफ? टेंजेंशियल फोर्स। कोई भी फोर्स आपका क्या दे सकता है? सेंट्रीपिटल फोर्स देना जरूर पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम कभी भी सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती, या किसी कर्व पाथ पर मोशन हो ही नहीं सकती। अब मान लीजिए आप एक ऐसी डोरी मार्केट से खरीद लाए जो 2 न्यूटन का फोर्स भी झेल नहीं सकती, तो उस डोरी से आप 2 किलोग्राम के पत्थर को 2 मीटर पर सेकंड से और 2 मीटर की रेडियस में घुमा नहीं सकते। समझ रहे हो ना? अक्सर यही होता है कि जब हम रेलवे ट्रैक पर, या मतलब रेलवे ट्रैक छोड़ो, जब हम रोड पर चल रहे होते हैं, बारिश हो जाती है, बारिश हो जाने के बाद या फिर वहां पर तेल कभी बिखर जाए,
तो वहां से अगर हम गुजर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स मिल नहीं पाता और हम लोग फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि जो खर्चा था mv स्क्वायर पर आवर वो हम दे ही नहीं पाए, और अगर हम नहीं दे पाएंगे तो फिसलेंगे, दे दिया तो निकल जाएंगे। तो ये तो एक तरीके से टोल टैक्स की तरह है, समझ रहे हो ना? समझ गए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टोल टैक्स। अगर फास्टैग लगा है तो निकल जाओ, नहीं निकल पाओ। तो इन जनरल अगर मैं कहूँ तो चूंकि सर्कुलर मोशन इज आल्सो कर्व पाथ मोशन, भाई सर्कल भी तो एक कर्व ही है। तो इन जनरल अगर मैं बोलूं तो इसका फार्मूला mv स्क्वायर अपॉन r की जगह आप लोग क्या याद रखो, mv स्क्वायर अपॉन रो। क्या? mv स्क्वायर अपॉन रो। रो इज व्हाट? रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसको हम दिखाएंगे, डेरिवेशन भी करेंगे इसका। और आप लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर मैथमेटिक्स में पढ़ी भी होगी, वो हम निकाल के बताएंगे कैसे कैसे सर्कल के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस के बराबर ही होती है। लेकिन और कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होती है ना। तो ओवरऑल इन जनरल फार्मूला क्या होगा? f = mv स्क्वायर अपॉन रो। क्लियर है? यस सर। है तो मटेरियल बातें कहने को, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे क्लास को छोड़ते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी क्या? 1 + y डैश स्क्वायर होल रेज़्ड टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y डबल डैश एट x नॉट y नॉट। जैसे मान लीजिए कर्व दिखाने की कोशिश की है, ऐसा कोई कर्व है, तो अलग अलग जगहों पे कर्व का मुड़ान अलग अलग है ना। कहीं पे अगर देखें तो ये इस सर्कल से फिट हो रहा है, कहीं पे इस सर्कल से फिट हो रहा है, कहीं पे इस सर्कल से फिट हो रहा है। तो अलग अलग जगह पे क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगी। तो मान लीजिए किसी x नॉट y नॉट पॉइंट पर निकालनी है तो फार्मूला क्या है? ये हो। क्या ये आप लोगों को याद आ रहा है? कभी पढ़ा था? यस सर। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस भी मैथमेटिक्स से पढ़ा नहीं रहे। अच्छा, अक्सर ये चीजें पूछी जाती है, एवरेज ऑफ ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। किसी फंक्शन की एवरेज निकालना है या किसी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए कोई फंक्शन है, इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालोगे? dx fx dx का इंटीग्रल कर लो a to b और a - b से डिवाइड कर दो या b - a से डिवाइड कर दो। तो आप लोग देख सकते हैं इंटीग्रल a to b fx dx अपॉन इंटीग्रल a to b fx। टाइम एवरेज निकालना है तो dx की जगह टाइम लगा दो। पोजीशन एवरेज निकालना है तो पोजीशन लगा दो। देखा होगा आप लोगों ने, कभी आप लोगों ने एवरेज निकाला है करंट का या वोल्टेज का? यस सर। अरे किसी एसी वाला चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में एवरेज निकाला होगा पूरी साइकिल के लिए। हाँ सर, निकालते हैं। कितना आरएमएस वगैरह नहीं। नहीं एवरेज आरएमएस भी निकालते हैं, एवरेज वैल्यू भी निकालते हैं सर। पहले एवरेज निकालते हैं। सुनो तो पहले मेरी बात को, हाँ। पहले एवरेज निकालते हैं पहले पूरी average साइकिल के लिए तो जीरो आता है। यस सर, पूरी साइकिल के लिए जीरो आता है। फिर आधी साइकिल के लिए निकालते हैं तो 2i नॉट अपॉन पाई आता है। 2i नॉट अपॉन पाई आता है, या तो 0.707 पाई आई। हाँ सर, कुछ ऐसा आता है ना। उसके बाद चूंकि इफेक्टिव वैल्यू को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, तो फिर आरएमएस निकालते हैं, तब वो आती है v नॉट अपॉन √2। ऐसी तो था कुछ। यस सर। यस सर। जाने अनजाने में इधर उधर की बातें हो रही, लेकिन बातें इसलिए हैं जिससे कि आप लोगों को याद आए, कुछ इधर उधर भी था। हाँ सर, ठीक है, तो वहां सब जगह आप लोगों ने इस तरीके का एवरेज 12th स्टैंडर्ड की बातें आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एरिया अंडर द कर्व अगर निकालना है तो आपको इंटीग्रल a to b fx dx ये आपको पता ही होगा, और लेंथ ऑफ द कर्व निकालनी है तो इंटीग्रल a to b अंडर x स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होती है। ये देखिए आप, अगर dx को इंटीग्रेट करेंगे तो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तभी तो लेंथ निकलेगी इस कर्व की। तो कर्व की लेंथ निकालना अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये पढ़ा आप लोगों ने? ये नहीं पढ़ा होगा? डेफिनेट इंटीग्रल जो आपने पढ़ा होगा, डेफिनेट इंटीग्रल की एप्लीकेशन लास्ट चैप्टर होता था कैलकुलस की बुक का, तो वही। ठीक है, तो इसी को हम अप्लाई भी करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई राय देनी हो तो राय दे सकता है, कोई बात बतानी हो तो बात बता सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बुक्स थोड़ा रेकमेंड कर देंगे सर, थोड़ा सा। बुक्स में बता देता हूँ। और कितने मार्क्स की आएगी ये भी बता दो सर। अच्छा बेटा, एक्चुअली में मैं आपको एक काम करता हूँ ना, एक पहले मैं इसको स्टॉप कराऊँ, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, मैं ओके सर। देखो बेटा, पहले लेक्चर की स्लाइड आपको मैंने दिखाई नहीं, उसकी मुझे जरूरत नहीं लगी, क्योंकि मैंने सोचा आपको आज कंटेंट पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग पूछ रहे हो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये ऐड करके भेजूंगा, ठीक है? स्लाइड एक मिनट जरा देखना बेटा। ये देखो, जो आप पूछ रहे हो वो ये सब है। एग्जाम पैटर्न देखें आप, 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 15 अटेम्प्ट करने होते हैं सेक्शन ए में। पार्ट बी में 25 आते हैं, 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट सी में 30 होते हैं, 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। ओवरऑल ये मार्किंग होती है, 200 मार्क्स का टोटल पेपर आता है। लेकिन 55 क्वेश्चंस के 200 है, लेकिन 75 के 278.5 है। नहीं समझ रहे? टोटल मार्क्स है नहीं, टोटल मतलब पूरा पेपर 278.5 नंबर का आता है। इसमें से अगर आप 150 नंबर ले आओगे, 100 नंबर ले आओगे, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है। ओवरऑल अगर ये परसेंटेज निकालूं तो 31 to 32% आता है, जो कि फेल होने के बराबर है। और आज तक किसी भी बच्चे के, शायद मुझे नहीं लगता जो एमएससी करा होगा, उसके कभी इतने कम नंबर आए होंगे। हालांकि मैं ये क्वेश्चन अगर पूछूंगा किसी के आए तो नहीं है तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है किसी के 31-32% कभी नहीं आएंगे।
सही बात है सर, किसी का नहीं आया सर। क्योंकि बजाय नहीं आने की वजह क्या है, इसमें तो फेल हो जाता था ना। जी सर। आप फेल हो जाने पर बहुत प्रताड़ित किए जाते थे, लेकिन यहाँ फेल हो जाने पर आपको अवार्ड मिलता है जिसका नाम है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आपको फेल होना है, समझ में आ गया? जी सर। हाँ सर। यस सर। तो लगभग अगर वो देखें, गोल फेल होना। हाँ, तो रोल ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन CSIR में लगभग ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का आता है, 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 40 नंबर बहुत होते हैं, तो 100 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। ये 40 नंबर के कंस्टेंट रहते हैं और बच्चे होते हैं। ऑलमोस्ट ऑब्वियस है, नहीं कोई ये कोई बाउंड्री नहीं होती। जब आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन EMT में भी आता है, और EMT का भी गिन लोगे तो EMT में भी होना मार्क्स, और इधर भी तो 45 भी हो जाएगा। और अगर पार्टिकल फिजिक्स का सवाल है और रिलेटिविटी में आया है तो रिलेटिविटी में भी गिना जाएगा और क्लास पार्टिकल फिजिक्स में भी गिना जाएगा। रिलेटिविटी EMT में भी आती है फाइनली लास्ट में, तो EMT में भी रिलेटिविटी है क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो ये मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो कोई कंस्टेंट नहीं, लेकिन ज्यादा कम होता रहता है सर। लेकिन एक बात है कि कोई ये कहे कि मैं क्लासिकल में बिल्कुल जीरो रहूंगा और बाकी सब में बहुत बड़ा बन जाऊंगा, आइंस्टाइन और लॉयड और श्रोडिंगर, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर सिलेबस पे आए तो मैं आपको यही बात बोल रहा था, क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है 2 सेक्शन में, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका पहला न्यूटन लॉ है जिसमें मैं फोकस कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बोला है 20 to 80 मार्क्स 80 आवर्स होंगे टोटल, 100 आवर्स में हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे, कोशिश पूरी रहेगी। 1-2 घंटे का अलग अलग इधर उधर हो सकता है, बाकी सब यही रहेगा, ठीक है। सब कुछ पहले से एस्टिमेटेड है। और रही बात बुक्स की, तो आप बुक्स देख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 SC वर्मा 12th स्टैंडर्ड, एन इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स क्लेपनर एंड कोनकोव, क्लासिकल मैकेनिक्स बाय JC उपाध्याय, गुप्ता कुमार, कोई सी भी ले लो, एक जैसी है सब, क्लासिकल डायनामिक्स बाय पार्टिकल एंड सिस्टम थॉर्टन एंड मेरियन, और बाकी नोट्स CSIR, TFR, जेस्ट, बार्क और असाइनमेंट, इसके ये क्वेश्चन कर लो, असाइनमेंट कर लो, नोट्स कर लो, हो जाएगा सर जैसे पता टाइम बहुत कम है, तो मतलब अगर बुक्स ना पढ़ेंगे सिर्फ नोट्स पे मतलब पूरी बात तो सुनो मेरी, पूरी बात में तुम्हारी बात पहले से छुपी हुई। तो इस पे 2 ही जगह टिक मारा है सीधे मैंने, देखो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पे टिक मारा हुआ, और क्लासिकल मैकेनिक्स JC उपाध्याय, गुप्ता कुमार की जो सी हो वो सी रख लेना, बाकी ये जो ब्रैकेट में है वो मैं सब प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स CSIR, TFR, जेस्ट, बार्क के क्वेश्चंस और असाइनमेंट, बस इतना करके चले जाना, काम हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ ना इससे भी, तो फिर किसी से नहीं होगा। सिर्फ फारेनहाइट की बुक नहीं आती है इसमें? फारेनहाइट की हाँ देखिए, फारेनहाइट की बुक्स बहुत सारी हैं बेटा, बहुत ये तो 2 ही लिखी है मैंने, इस लिस्ट को 2 से 2000 भी कर सकता हूँ, बस मुझे गूगल से सर्च करना है, सुनो तो मेरी बात को, गूगल से सर्च करना और यहाँ पेस्ट करना है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल फिक्स है, विद इन 2-3 मंथ्स आपको कंप्लीट करना है मामला, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं आएगा ये अवसर। 2 महीने बचे अब तो। 2 महीने है तो 2 महीने में यही हो सकता है जो करवा रहे हैं। और अगर बाई द वे सुन लो मेरी बात को, उसके बाद आपकी बात भी सुनूंगा। बाई द वे अगर फिर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो समझ लेना वो क्वेश्चन बहुत कठिन होगा, और अगर वो बहुत कठिन होगा तो उसका अफसोस कभी मत करना, क्योंकि कठिन क्वेश्चनों का अफसोस नहीं करते, कठिन क्वेश्चन का अफसोस नहीं करते, अफसोस करना है तो सरल क्वेश्चनों का करना, जो सबने कर दी और आपसे नहीं हुआ हो, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर सबको होगी, और जो सबको होगी वो कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा सर, जो मतलब बुक मिली हुई है हमें, जो मतलब जिसमें वो क्लासिकल मैथ्स के प्रॉब्लम है सर, वो सफिशिएंट है मतलब वैसे? मोर देन सफिशिएंट। बात ये चीज भी आप सोचे ना, वो करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। वही सर, उसमें बहुत प्रॉब्लम है सर, तभी मैं पूछ बहुत प्रॉब्लम, मैंने कहा इसीलिए बेटा, ये हम मैं आज तक 25 बैच पढ़ा चुका हूँ, कम से कम 25-26 बैच पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम लोगों की सारी फीलिंग्स पता है। सारे बच्चे जब ये ज्वाइन करते हैं तो लगता है उनको कि सीधे अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन से कम नहीं है। सही है। थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि भाई थोड़ा थोड़ा ये कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेशन हो गया, धीरे धीरे कम कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके काम बना लेते हैं। लास्ट में पूछेंगे सर 10 मार्क्स का कहाँ से आता है? हाँ सुनो मेरी बात को, एक बात और सुनो, 278 मार्क्स का है ना क्वेश्चन पेपर, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 200 नंबर का करके आए और 200 नंबर उसको मिल जाए और टॉपर जो 200 नंबर पे हो। कुछ तो टॉपर भी छोड़ के आते हैं, जो देश का सबसे अच्छा बच्चा है वो भी छोड़ आता है। अगर फिजिक्स तो अपने से छूट जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी भाई। इसलिए 100 नंबर ही तो लाने हैं, 70 छोड़ के आने हैं, है ना। तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। वैसे सर आप जो प्रोवाइड करवा रहे हो वो भी सफिशिएंट है ना? मोर देन सफिशिएंट। मैं ये नहीं कहता कि सवाल मेरी कॉपी से आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो इर्द गिर्द वही रहेगा, क्योंकि उससे कठिन आएगा ना तो फिर वो बहुत आउट ऑफ माइंड होगा, फिर वो ना मेरे समझ में आएगा ना आपके समझ में आएगा। जी सर। ठीक है, तो हम लोग क्लासिकल तो अगर सोच रहे तो सर ऑब्वियसली बहुत टफ क्वेश्चन, अगर टफ बनाने पे आएंगे तो कोई क्वेश्चन सीएसआईआर के डायरेक्टर से नहीं होगा। ये कौन है यार? बच्चा किसी की क्लास ले रहे हैं? ये कोई महेश कुमार है। बच्चे की क्लास ये वो 278 में से आती है या 200 में से आती है परसेंटेज में? क्या करें बेटा? 270 में आती है 33%। मतलब आपके पास क्वेश्चन पेपर कितना बड़ा पड़ा होता है? 278 नंबर का पड़ा होता है ना पेपर तो। मुझे नहीं लगता कि आपको ये सोचना क्या करें?
बोलो बोलो बोलो। नहीं अभी कुछ पूछ रहे थे वो पूछो। और किसी कुछ कहना है? सर ये जो 40 मार्क्स आते हैं ना सर, इसमें सर इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर, पार्ट बी पार्ट सी में सर? वो लगभग 5 क्वेश्चन पार्ट सी में आते हैं और मतलब 4 से 5 और 3 से 4 आते हैं पार्ट बी में। यस सर। वो देखो बेटा क्या है ना, बाइफरकेशन जो होता है बहुत करेक्ट मैं नहीं बता सकता। हाँ सर। वो सब बहुत बदलता रहता है, इधर उधर होता रहता है। लेकिन हाँ ये पक्का है कि हाँ 40 के अंदर 40 मार्क्स के इर्द गिर्द आते हैं। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, ये जो नेट की कट ऑफ है 200 में से डिसाइड होती है या 278 में से? आपको बताओ क्या लगता है? मुझे तो 200 में से आप नहीं समझे मेरी बात को। आपके पास सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। आप एक बात सोचो, अगर 278 नंबर का पेपर होता है सामने, तो कोई ऐसा बिरला ही होगा जो ये कह रहा होगा कि मुझे आता 275 नंबर का है लेकिन मैं 200 कौन से करूँ? ऐसा हुआ होगा भाई। 200 में से आती है, 200 में से आती है, 225 कट ऑफ 200 में से आती, जो परसेंटेज लिखी होती है 200 में से, ठीक है? सर वो 17.5 मार्क का तो ऑप्शनल रहता है ना, मतलब ऑप्शन हाँ नहीं यार, जैसे 12th क्लास में आता था ऑप्शनल वैसे ही रहता है, एक तो छोड़ ही नहीं पड़ता 12th क्लास में। और जैसे एमएससी में 10 में से 5 करने वाले भी होंगे कुछ है, किसी किसी को 6 आते होंगे, तभी वो सोचता होगा कौन से 5 अच्छे लिख लूंगा वो लिख लूंगा। लेकिन ऐसा नेट के एग्जाम में नहीं होता है ना? में चल रहा है। हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही है। कोई भी 3 क्वेश्चन का। अच्छा सर मैं ये बोल रहा था कि सर आपने तो बताया था ना कि डेरिवेटिव ऑफ वो एक्सेलरेशन का जो जर्क होता है, तो जर्क का भी डेरिवेटिव है क्या सर? बिल्कुल डिफाइन कर लो। मैं डिफाइन ही तो करना है, करना डिफाइन T4 R अपॉन DT4 और उसका नाम रख लो क्या, एक और जर्क 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 रखते हो क्योंकि ये तो अपने को ही रखना है ना, इसीलिए बोला दीज आर डेफिनेशंस। दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ द जर्क। फिजिकल से भी होने वो जर्क का तो समझ में आया, लेकिन वो जर्क का जो फिर जो बोल मैं कह रहा हूँ बेटा उसको डिफाइन कर लो, यही मैं कह रहा हूँ। दैट विल बिकम सर जर्क वेलोसिटी बन जाएगी ना सर, वो जर्क को अगर फंक्शन मान ले और उसको डिवाइड कर ले तो जर्क की वेलोसिटी बन जाएगी। हाँ मैंने कहा ना, आप अपने तरीके डिफाइन कर लो, गूगल पे सर्च करो, 2-4 लोगों ने डेफिनेशन दिया की होंगी, हो सकता है किसी साइंटिस्ट ने अपने नाम पर रख दिया उसको। हां सर ये सब बातें ये जो कंफ्यूजन था सर, एक कंफ्यूजन था सर, ये आपने जो एरिया अंडर द कर्व में अभी समझाया था सर, इसमें सर जब भी हम कोई जैसे मैंने कोई सर एक स्क्वायर लिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक स्क्वायर लिया और मुझे सर एरिया अंडर द कर्व अगर निकालूंगा तो सर मतलब स्क्वायर के अंडर में अगर मैं एरिया निकालूं तो ऊपर वाले से और माइनस नीचे वाले से सर वो वर्क डन नहीं देता, जबकि मैं मतलब सर इनसाइड द स्क्वायर करूं तो वर्क डन मिल जाता है। नहीं सर ये आप बात कर रहे हो थर्मल फिजिक्स। हां सर उसमें सर वो माइनस वाला कांसेप्ट काम नहीं करता। नहीं तो वहां पे पीवी डायग्राम होता है और पी इंटू डीवी जो होता है वर्क डन होता है, माइनस पीडीवी होता है वर्क गेन होता है, तो वहां पीडीवी माइनस पीडीवी करते हो तो वो जो वर्क रह जाता है साइक्लिक प्रोसेस में वो केवल वही एरिया रह जाता है जो अंदर वाला होता है। यस सर। लेकिन है यही फार्मूला कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने पे एरिया अंडर द कर्व वर्क को रिप्रेजेंट करता है। यस सर फार्मूला यही। हां फार्मूला यही, बेसिक कांसेप्ट यही। जो लोग क्लास छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच। हां बताएं सर, इसमें ज्यादा कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर? न्यूटोनियन के सर वो लैग्रेंज जितना भी बुक में ब्लैक कलर की इंक से लिखा हो वो सारा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें भी इंपॉर्टेंट छाटोगे जो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आप वेटेज के हिसाब से कह रहा हूं सर। ये सब मत क्वेश्चन पूछो, इन सब क्वेश्चनों का जो भी आंसर मैं बताऊंगा ना गलत होगा। सारे क्वेश्चन का इन सब क्वेश्चनों का जो आंसर बताएगा वो सब गलत होगा, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं इसलिए आपको ये सब बातें बोल रहा हूं। अपनी बात करने के लिए मैं कुछ बता दूंगा ना वो सही नहीं होगा। तो नवंबर वाले में तो लैग्रेंजियन वाला क्वेश्चन आया ही नहीं था, तो फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ, आप लोग पूछते रहो। ये वाला क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मेरे पास, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपना कर्तव्य क्या है, सिलेबस को फॉलो करें, कंप्लीट करें, पढ़े और एग्जाम दें। अब आएगा कि नहीं आएगा ये ऊपर वाला जान। स्लाइड पर डाल देना नेक्स्ट क्लास में। हाँ स्लाइड नंबर अगली बार से डाल दूंगा, ये मैंने भी नोटिस किया। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अपने टीचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। टीचर के बारे में जानना चाह रहे हैं? यस सर। तो ये जानकारी आपको, ये मैं हूँ, एक मिनट रुकिए सर। एक्चुअली पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है तो सर आप अपने बारे में कुछ ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं बच्चे के सर टिक्स देखनी है सबकी। हाँ सर बहुत ही अच्छा हो रही है। नहीं इतना सुंदर नहीं है। यस सर प्लीज सर आवाज से तो लगता है बहुत सुंदर है। यस सर। चलो कोई भी आप सर फेस की सुंदरता से क्या होता है, आप बहुत अच्छे हो। हाँ ये बात है। चलो अगली क्लास में बेटा सब लोग मिलते हैं फिर से, और अगली क्लास में आप लोग शुरू से ज्वाइन करेंगे और एंड तक रहेंगे, ठीक है? सभी लोगों से गुजारिश है, आप लोगों का कोई अगर कोई ग्रुप हो तो उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन डाल देना कि क्लास पूरी ज्वाइन करें या तो ना करें। ओके सर। सर स्लाइड नंबर आ गया थोड़ा आगे से। ओके बेटा ये मैंने सुन लिया बेटा, अगली बार से मिलेगी आपको स्लाइड। सर आपके बारे में नहीं बताओगे क्या? यस सर थोड़ा नाम तो लिख ही दिया, इतना काफी। क्या नाम लिख बताया? देखो चैट बॉक्स में लिखा हुआ।